हाँ, एम्ब्रो केस करो, मीटिंग स्टार्ट। लेट अस शो अ वीडियो। क्योंकि आज का जो डिस्कशन होगा वो होगा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस जो सर्टिफिकेट्स इशू होती है उस पे। तो पहले थोड़ा सा बात करते हैं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता क्या है। ईडब्ल्यूएस बेसिकली इसका मतलब ही है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। गवर्नमेंट ने 2019 में डिसीजन लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि जो भी इकोनॉमिकली वीकर है, तो कमजोर तबके के जो लोग हैं उनका हम अ, उनको एक सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा है। सर्टिफिकेट किस लिए दिया जाता है? बेसिकली 10% रिजर्वेशन के लिए। तो जो भी गवर्नमेंट जॉब्स है, स्कॉलरशिप्स है, या बाकी जो एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन में कहीं पे एडमिशन लेना है, तो इन सब चीज़ों में 10% रिजर्वेशन रखा गवर्नमेंट ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की एक डेफिनेशन भी दी गई। पहले हमारे साथ यहाँ पे आज हमारे एक बहुत ही, मैं बताऊंगा, डेडिकेटेड एक्टिविस्ट सईद फरहत साहब बडगाम से ज्वाइन कर रहे हैं। इनका खुशामदीद है यहाँ पे। फरहत साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज म्यूट है अभी। ओके सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फरहत साहब। तो आपका खुशामदीद इस इवेंट में। हमने सोचा था कि आपके साथ एक डिस्कशन होगा, लेकिन वो फ्यूचर में होगा एक अच्छे इवेंट पे, है ना? इंशाल्लाह जरूर जरूर जरूर। हाँ। अभी आज हम। आपका मैं पहले तो मैं आरटीआई जम्मू एंड कश्मीर आरटीआई फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखता रहता हूँ कि कितना बड़ा काम कर रहा है जे एंड के आरटीआई फाउंडेशन यहाँ पे। और कितनी अवेयरनेस आप कर रहे हो ग्राउंड लेवल पे भी और हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है सभी। हालांकि रिसेंटली मुझे कुछ दोस्त भी मिले थे जिन्होंने आपके बारे में जम्मू एंड कश्मीर आरटीआई फाउंडेशन के बारे में बोला कि हमने ये नोट किया, ये यहाँ यहाँ करते हैं, वहाँ वहाँ करते हैं। लेकिन इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि ज़्यादा आम पब्लिक को ये नहीं पता है कि जम्मू एंड कश्मीर आरटीआई फाउंडेशन है यहाँ पे। सो मेरे ख्याल से हमें एक इंशाल्लाह एक आगे भी एक प्रोग्राम इकट्ठे करना चाहिए ताकि ये सब तक पहुंच जाए और ये अवेयरनेस जो कर रहे हैं हम, ताकि ट्रांसपेरेंसी हो, करप्शन ना हो, ताकि आवाम को अपना हक मिले, अपना राइट मिले। तो उस लिहाज से हमें इंशाल्लाह इसको आगे जारी रखना होगा और हर जगह पहुंचना होगा। बिल्कुल इंशाल्लाह इकट्ठे मिलके करेंगे ये सारी चीजें इंशाल्लाह। हमारी भी कोशिश है, आप भी कोशिश कर रहे हैं। वी आर, मतलब आपको सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं। सभी लोगों की कोशिश है कि हम काम करें। और कुछ सालों से, मुझे लगता है पिछले कई सालों से ऐसा हुआ कि एक्टिविज्म का माहौल जो है वो थोड़ा सा, मतलब एक्टिविज्म में लोग नहीं थे। डिस्टरबेंसेस रही, जी रहती भी है, जो जैसा कि होता था जम्मू कश्मीर में। लेकिन अब थोड़ा सा फिर से वो एटमॉस्फेयर है कि एक्टिविस्ट्स काम कर सकते हैं, वो हम फील कर रहे हैं। इसलिए हम भी फिर से कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी का माहौल बने, अकाउंटेबिलिटी आए। तो राइट। मतलब अभी अगर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी लिखते हैं, मतलब वहां से आज वो शेयर भी करेंगे हम। मतलब ये सिविल सेक्रेटरीट में आरटीए किया है, वहां से कैसा रिप्लाई मिल रहा है। तो अगर वहां से ऐसे सिंपल रिप्लाईज मिल रहे हैं आरटीएस की, तो बाकी जगहों पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमारी भी कोशिश रहेगी, सभी लोगों की कोशिश रहेगी कि हम थोड़ा सा एक्टिव रहें और अपने आरटीए ऐसे बनाएं कि वो भी काम करना स्टार्ट कर दें। सही तो सही ये सही। हमारी कोशिश है। आज हम एक्चुअली फरहत साहब डिस्कस कर रहे थे कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है, जिसपे राजा मुजफ्फर साहब ने स्टोरी भी की थी, और मेरा भी उसमें बाइट लिया था। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के बारे में हम बात करें कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस एक रिजर्वेशन था 2019 में, जिसको एक बिल के जरिए यहाँ पे लाया गया। 10% रिजर्वेशन है गवर्नमेंट जॉब्स में, और एजुकेशन में भी, अगर एडमिशन्स लेने हैं या कुछ और। तो ये 10% इन्होंने रखा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। सही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में इन्होंने पहले बोला कि जिसको ये सर्टिफिकेट चाहिए, उसके पास चार चीजें, चार क्राइटेरिया है उसके लिए, चार पॉइंट्स उसको क्रॉस करने हैं, फिर उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर उसको ये सर्टिफिकेट मिल सकता है। पहला क्राइटेरिया था कि इसमें जो बंदा है, उसकी इनकम जो ईयरली होगी वो 8 लाख से कम होनी चाहिए।
तो 8 लाख से कम होनी चाहिए। हाँ, बंदे की इनकम कैसे देखेंगे? इन्होंने वहां पे डिफाइन किया है इस बंदे की फैमिली। मसलन अगर मैं आज ये चाहता हूं कि मुझे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मिले, तो मुझे पहले देखना है मेरी फैमिली कौन है। फैमिली की डेफिनेशन भी है। फैमिली की डेफिनेशन उन्होंने ईडब्ल्यूएस में बताया कि फैमिली होता है एक ये बंदा जिसको ये सर्टिफिकेट चाहिए, और इसका माँ बाप, और इसका वो भाई जो 18 साल से कम होगा, या वो बहन जो 18 साल से कम होगी। अगर ये 18 साल से ज्यादा है तो वो इसकी फैमिली नहीं माना जाएगा। अगर मेरा भाई फॉर एग्जांपल 30 इयर्स का है, वो मेरा भाई इस फैमिली डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो ऐसा है, 18 राइट। साल से कम जो होंगे वही आएंगे इसमें। फिर उन सब की इनकम देखी जाएगी, मेरे पेरेंट्स की और मेरी फॉर एग्जांपल इनकम। मेरी डेफिनेशन के मुताबिक मेरी फैमिली सिर्फ मेरा माँ बाप है और मैं हूँ, क्योंकि बाकी जो मेरे भाई बहन है वो 18 साल से ज्यादा है, वो फैमिली में नहीं आएंगे। तो इनको मेरा इनकम नहीं आएंगे। देखना है, मेरा इनकम कितना है। अगर ये 8 लाख से कम है तो मुझे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मिल सकता है। ये एक क्राइटेरिया है, लेकिन दूसरे क्राइटेरिया भी इसको इसमें क्वालिफाई करने चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? जो टोटल जमीन होगी, एग्रीकल्चर लैंड। जो एग्रीकल्चर लैंड में क्या है, मेरा जमीन देखा जाएगा, मेरा माँ बाप का जमीन भी देखा जाएगा। तो ये टोटल में, क्योंकि प्रॉपर्टी सबकी आएगी, एग्रीकल्चर लैंड जो है वो 40 कनाल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड जो है। तीसरा क्राइटेरिया जो है, तीसरा क्राइटेरिया में रखा है इन्होंने कि जो मेरा घर होगा जहां पे मैं रहता हूं, इसमें टोटल एरिया जो है वो उसका एरिया होना चाहिए टोटल 1000 स्क्वायर फीट। एक्चुअली उन्होंने फ्लैट टर्म लिखी है। पहले पहले इनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशू करने में दिक्कत आता था, ये प्लिंथ एरिया देखते थे। प्लिंथ एरिया मान लो एक 30 बाई 30 बनाया, बिल्डिंग मकान बनाया, ये हो गया 900 स्क्वायर फीट। फिर ये इस पे एक एक स्टोरी चढ़ाता जाएगा। जी। अगर ये फ्लैट सिस्टम नहीं देंगे तो इसके पास ये 10 मंजिल वाला बिल्डिंग बना सकता है, वो एक 10 करोड़ रुपए की बन जाएगी, 5 करोड़ रुपए सही। की बन जाएगी। इसलिए इन्होंने क्या, इन्होंने बोला फ्लैट एरिया देख लो। अगर ये सिंगल स्टोरी है, 30 × 30 है, यानी कि 1000 स्क्वायर फीट है, उससे कम अगर है तो इसको मिल सकता है। अगर ये डबल स्टोरी बन गई तो ये 1000 + 1000 हो जाएगा, ये 2000 स्क्वायर भी बन जाएगा। 2000 फिर इसको नहीं मिल जाएगा। इनको देखना है एक स्टोरी अगर, या दो स्टोरी में अगर टोटल 1000 स्क्वायर फीट से कम फ्लैट एरिया है, तब इसको मिल सकता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ये तीनों चीजें क्वालिफाई करना है पहले। इसके बाद चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यस एम एस कशिप पुरन आइस। पुरन मीन्स जहां पे ये घर बना सकता है। जितनी यूता एमिस पुरन छु टोटलस मंस, टोटल में इसका देखना है एरिया कितना है जहां पे कंस्ट्रक्शन हो सकता है, जहां पे ये अपना घर बना सकता है। यानी कि इसके पेरेंट्स का देखना है, अगर इसको 4 जगहों पे जमीन है जहां पे ये घर बना सकता है, अगर इसको रेजिडेंशियल प्लॉट 4 जगहों पे है, इनको ये टोटल करना है पहले। यानी इनका टोटल रेजिडेंशियल एरिया, ये रेजिडेंशियल प्लॉट कितना है, वो देख के इनको देखना है कि अगर 6.5 मरले से कम है, वो 6.5 मरले से कम होना चाहिए गाँव में। अगर ये गाँव में रहता है, 6.5 मरले से कम होना चाहिए इसका रेजिडेंशियल प्लॉट, तो फिर इसको ईडब्ल्यूएस मिल सकता है। और अगर ये सिटी में रहता है, सिटी में मतलब अगर ये टाउन एरिया में रहता है, म्यूनसिपैलिटी में रहता है, म्यूनसिपल एरिया में, तो इसको 3.5 मरले से कम जमीन होना चाहिए जहां पे ये घर बना सकता है। आजकल क्या होता है, मतलब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं, मैंने कैसे ये इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए किया। मैंने खुद भी चेक करने के लिए अप्लाई किया, एंड यू वॉन्ट बिलीव फरत साहब कि मुझे भी सर्टिफिकेट लास्ट में इशू होने वाला था। बट ओ। बीइंग एन एक्टिविस्ट, आपको पता है कि हम ये चीज नहीं कर सकते, एंड आई न्यू कि ये पकड़ी जाएगी कल को। आई ड्रॉपड एट द एंड। मैंने सोचा कि भाई अगर ये चीजें हैं, मैंने जब सारे क्राइटेरिया देखे, कई लोगों के साथ बात की भी की, फिर मुझे लगा कि इससे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मेरे पे आरटीए डाला जाएगा, एंड देन मुझे तो नहीं पकड़ेंगे, पकड़ा जाएगा गवर्नमेंट ऑफिशियल भी, बट सही। तब बेइज्जती हो जाएगी, इसने अप्लाई किया था, इसने ऐसा किया था। एंड उसमें क्या था कि उन्होंने, मतलब ये क्या करते हैं प्रैक्टिकली, मैं बताता हूँ क्या करते हैं। अगर आपके पास आधा कनाल जमीन है, 10 मरले जमीन है या 20 मरले जमीन है,
तो ये आपको बोलते हैं, तब कई जगहों पे ऐसा होता भी है और हुआ भी। तो ये बोलते हैं कि आप इसमें से 6 मर्रे अलग काट लो, एक बीच में टीन का एक और टेम्पररी एक दीवार खड़ा कर दो, बाकी वाला दिखा दो एग्रीकल्चर लैंड। तो सही। 6 मर्रे बना दिया रेजिडेंशियल, बाकी बना दिया एग्रीकल्चर लैंड, और 6 एग्रीकल्चर। मर्रे पे देते हैं। ये सारा पटवारी ये जुगाड़ करता है, एंड देन तहसीलदार कम्स, फिर ये मिल बांट के सब सभी लोग इकट्ठे क्या करते हैं, फिर लास्ट में सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं। तो वाई दिस इज, हमें कोई नुकसान नहीं था इससे, सर्टिफिकेट से किसी को सर्टिफिकेट मिलेगी, रिजर्वेशन मिलेगी। मैंने पहले लीनियंसी डाली थी जब ये सेंट्रल वाले इसमें था, मैंने सोचा था ठीक है, इट्स नॉट एन इशू, इट्स नॉट अ बिग इशू। तो अगर सेंटर में ये इनको सोचा था कि अगर कश्मीरियों को फायदा मिल रहा है, बट एट द एंड वो भी गलत है, जहां पे भी करप्शन है। तो लेकिन आज क्या हो रहा है, यही सर्टिफिकेट्स पीएससी में आती है, पब्लिक सर्विस कमीशन में, वहां पे 10% रिजर्वेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट में। सिविल सर्विसेज में आता है, केएस पोस्ट में, मतलब जेकेएस जो है उसमें 10% रिजर्वेशन है। या एडमिशंस में कश्मीर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जहां पे भी 10% रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस के लिए। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी वालों का नुकसान होता है, या जो डिजर्विंग है उनके उनका ये नुकसान हो जाता है, जो ठीक नहीं है। तो पहले हम थोड़ा सा वो वीडियो जो था उसको दिखाएंगे, उसमें क्या बोला था मुजफ्फर साहब ने, उसको हम चला के देख लेंगे यहाँ पे, उसके बाद बात करेंगे इसमें डिटेल में। एंड इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि सच में ऐसा हो रहा है, जो डिजर्व करते हैं उनको नहीं मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, पहले इस वीडियो को देखते हैं, लेट अस सी। इंफॉर्मेशन भी नहीं दी जाती, वो भी नेट भी कंडक्ट करते हैं, यानी नीट भी कंडक्ट करते हैं, सभी एक साथ। उनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो आपकी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चेक करें। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इंकिशाफ के ताजा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर राजा मुजफ्फर। मैं इस वक्त जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के जम्मू ऑफिस के बाहर खड़ा हूं। आज का इंकिशाफ हम करेंगे जो हमारे यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर्स की अपॉइंटमेंट होती है, या बाकी पोस्ट जो गेजेटेड पोस्ट है उसमें जो अपॉइंटमेंट्स होती है, चाहे जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे यहाँ एजुकेशन में है, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, या हमारे डॉक्टर्स है, या बाकी बाकी पोस्ट हमारे हैं, उसमें एक कैटेगरी होती है जिसे कहा जाता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी, या ईडब्ल्यूएस कहा जाता है। ईडब्ल्यूएस हासिल करने के लिए एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स वो देते हैं, और उसमें एक मेन क्राइटेरिया रखा गया है कि आपके पास 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा रहने की जगह अगर होगी, आप ईडब्ल्यूएस में नहीं आएंगे, या 6 मरला के आसपास आपकी लैंड होनी चाहिए, उसके ज्यादा अगर लैंड होगी आपके पास जहाँ पे आप रहते हैं, फिर आपको ईडब्ल्यूएस नहीं मिलेगा। हाँ, बाकी एग्रीकल्चर लैंड को हमने लिखा है, उसमें बहुत ज्यादा है वो, बट जहाँ पे घर है वहां पे ऐसा है। नेट में जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जब ये ऑनलाइन पोर्टल पे फॉर्म भरा जाता है नेट एग्जाम के लिए, जो कि यूजीसी कंडक्ट करता है, उनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो आपकी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चेक करें। इवन वहां पे आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भरनी भी नहीं पड़ती। और पब्लिक सर्विस कमीशन के पास क्राइटेरिया क्या है, आपके पास नेट होना चाहिए। बहुत से हमारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनने नेट ईडब्ल्यूएस में किया है, बट उसकी क्रॉस चेकिंग नहीं होती। और बहुत सारे एग्रीड लोग ऐसा बोलते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट हुए हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हमारे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, या जिन्होंने जे के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्जाम पास किया, वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से नहीं आते। उसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने जेकेएस आवाज नहीं आ रही है इरफान साहब। से फॉर एग्जांपल नेट की बात करेंगे, जब एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट होते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सिर्फ रिजर्वेशन सेलेक्ट करनी पड़ती है, कैटेगरी लाइक आप वहां पे सिलेक्ट करते हैं ईडब्ल्यूएस, आपको सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है।
कहीं पे वेरिफिकेशन नहीं होगा। आपका अगर नेट क्वालिफाई हुआ ईडब्ल्यूएस पे, आपको सिंपली एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ऑनलाइन ही वो भी आता है, ये सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हो और आपका सर्टिफिकेट मिल गया। उसमें कहीं पे कैटेगरी मेंशन नहीं होता है। तो ये सारा एक स्कैम है, हर जगह स्कैम। तो आपने इरफान की बात सुनी, तो इरफान ने बिल्कुल एक्सप्लेन किया आपके पास कि कैसे जो है ईडब्ल्यूएस के हवाले से इंफॉर्मेशन भी नहीं दी जाती। जब आरटीआई फाइल किया जाता पब्लिक सर्विस कमीशन में, वो बोलते हैं कि ये इंफॉर्मेशन पर्सनल इंफॉर्मेशन, इवन एग्रीमेंट लोग जो ड्रॉप किए गए उनको भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है कि ये जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है या नेट की सर्टिफिकेट है इसके बारे में। मैं चाहूंगा कि सरकार को इस हवाले से इसका संजीदा नोटिस लेना चाहिए और ईडब्ल्यूएस की प्रोसेस और उसके बाद ईडब्ल्यूएस बिल्कुल बार कोडेड होनी चाहिए सर्टिफिकेट। उसके बाद जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एनईपी का जो एग्जाम होता है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है, तो यूजीसी, उनको चाहिए कि उस प्रोसेस में जो जब वो उसमें अप्लाई करते हैं इकोनॉमिक सेक्शन में, उनको चाहिए कि वो वेरिफिकेशन करे। जब वो क्वालिफाई करे उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, क्या ये सच में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं या नहीं। अब जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं उनको तो मिलता ही नहीं, उनको घुमाते हैं। और ऊपर से अगर किसी को दिया भी जाता है, लेकिन उसको पहले, जो आपको पता ही है, यहाँ पे जो एसीबी भी देख रहा है कि कई बार पकड़ा गया है कि वो करप्शन, उनसे पैसा लिया जाता है, उनसे चाय के तौर पर उनसे वो पैसा लिया जाता है गरीब का, क्योंकि वो अनजान होता है, उसको पता भी नहीं होता ये मेरा राइट है। तो इस तरह से एक जो राइट पर्सन होता है, एक राइट फैमिली होती है, उसको नहीं मिलता है। तो यूज इसका भी मिस यूज यहाँ पे अच्छे से हो रहा है। सही, मैंने एसीबी को भी कांटेक्ट किया था, एंटी करप्शन ब्यूरो में मैंने कांटेक्ट किया था। तो उनका यहाँ वहां से ये कहना था कि आप स्पेसिफाई करें, लोगों के नाम बताएं किस किस को मिला है। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आप स्पेसिफाई करोगे, आप एक नाम स्पेसिफाई करोगे, दो नाम स्पेसिफाई करोगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर ये चेक करेंगे इन सर्टिफिकेट्स को, इनमें से एटलीस्ट 50% फैक होंगी। दिस इज माई, आई कैन से दिस इज, मैं ये प्रिजम्पशन कर रहा हूँ, लेकिन ये एक एक्सपीरियंस पे मैं कर रहा हूँ। जो मैंने देखा अभी तक, जो मैंने देखा, 50% सर्टिफिकेट्स एटलीस्ट इसमें से फैक निकलेंगे। मेरे पास केसेस है, मैं ये बता सकता हूँ, जेआरएफ एक कैंडिडेट का है, उसका ईडब्ल्यूएस पे है। एक एमबीबीएस पे चला गया, उसका ईडब्ल्यूएस पे है। तो ये सारे केसेस, मतलब ये कैसे हो जाएंगे। आप अभी हम बात कर रहे थे नेट की। नेट में जब ये अप्लाई करना पड़ता है, नेट एक एग्जाम होता है, उसके लिए जब अप्लाई करते हैं, वहां पे सिंपली वो लोग लगा लेते हैं कि हमारे पास ईडब्ल्यूएस है। फिर कल को उसका ईडब्ल्यूएस होता ही नहीं है, लेकिन उसको नेट क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट मिलता है 10% रिजर्वेशन में। ये चीजें कैसे पकड़ी जाएंगी। इसमें अगर एंटी करप्शन ब्यूरो, विजिलेंस वीक हम मनाते हैं, विजिलेंस कमीशन, ये सारे लोग अगर इसमें काम नहीं करेंगे, फिर हम जैसे एक्टिविस्ट, हमारा तो ये काम है, वी आर डूइंग इट, लेकिन असल में ये उनका काम है, एंटी करप्शन ब्यूरो का काम है कि इन चीजों को देख ले। अगर किसी चीज पे क्वेश्चन हो रहा है, एटलीस्ट वो देख लें कि कहाँ पे क्या हो रहा है। यस, दे नीड टू वेरीफाई इट। हम्म। तो हमारे जो ये प्रोग्राम है, इसका फॉर्मेट बेसिकली क्या है, हम पहले डिस्कशन करते हैं एक खास चीज को लेके, लाइक आज ईडब्ल्यूएस का था, और फिर उस पे जो हमने एक वीक में, पिछले वीक में किया होता है काम थोड़ा सा, उस पे उसको हम देख लेते हैं, रिव्यू करते हैं। और जो नए क्वेश्चंस होते हैं इवेंट में, प्रोग्राम में, जो नए पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनका अगर कोई इशू होता है, वो अपना इशू डिस्कस करते हैं। हम उस पे आरटीआई लिख के, ग्रीवेंस लिख के, किसी भी तरीके से उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई कि चीजें एक्सपोज हो, ट्रांसपेरेंसी आए और अकाउंटेबिलिटी हो। तो मैं पहले सजाद दीदी साहब का। इरफान साहब, उससे पहले हाँ एक जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा। हम्म। क्योंकि कुछ मैसेजेस आई है मुझे, इनका कहना है कि थोड़ा ये एक्सप्लेन करें कि ये ईडब्ल्यूएस से क्या फ़ायदा है, ये ईडब्ल्यूएस है क्या और क्या फ़ायदा है इसके, तो थोड़ा सा कुछ जानना चाहते हैं लोग। ओके, मैं सिंपल अल्फाज में बताऊंगा कि
जैसे जैसे रिजर्वेशन होती है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए, पीडब्ल्यूडी होती है एक रिजर्वेशन, सबके लिए मतलब 5-6 कैटेगरीज है रिजर्वेशंस की। इसी इसी तरह एक रिजर्वेशन है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जैसे मैंने पहले भी बताया, ये उस बंदे को मिलेगी जिसको 8 लाख से कम इनकम होगी। दूसरी बात, जिसका जो एग्रीकल्चर लैंड होगा, एग्रीकल्चर लैंड 40 कनाल से कम होगा, वो तकरीबन कश्मीर में हर एक को है, 40 कनाल से ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड किसी के पास नहीं है, हार्डली कोई ये होगा। ये 8 लाख इनकम जो होगी वो ईयरली चेक की जाएगी, ईयरली। वो ईयरली चेक की जाएगी, और उसमें इनकम जो होगी, एक उसके अपनी इनकम देखी जाएगी, अपने पेरेंट्स की इनकम देखी जाएगी। पेरेंट्स की। हाँ, और अगर उसका कोई भाई है जो 18 साल से कम है, अठारह बहन है साल जो से कम 18 है। साल से कम है, उनकी देखी जाएगी। 18 साल से जो ज्यादा है वो उसकी फैमिली नहीं मानी जाएगी। ये उसमें डेफिनेशन होता है, जी, ये सर्टिफिकेट पे भी लिखा होता है फैमिली किसको बोलते हैं। तो ये चीजें देखते हैं। सही। तीसरी चीज ये देखी जाएगी कि जो इसका मकान है, जहाँ पे ये रहता है, उसका एरिया जो होगा वो 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। मान लो ये 30 बाई 30 का मकान, लेकिन एक मंजिला। अगर ये 2 मंजिला होगा 30 बाई 30 का, तो इसको नहीं मिलेगा। ठीक है। चौथी बात यह है कि हम्म, जो इसका, जहां जहां पे ये मकान बना सकता है जमीन पे, वो वाली जमीन या फिर पुरन वनांच कशिर पे, वो पुरन जो होगी, जहां पे मकान रेजिडेंशियल प्लॉट जिसको बोलते हैं, टोटल जो इसके रेजिडेंशियल प्लॉट होगी उसका, अगर ये चलो गांव में सब। है तो 6.5 मर्रे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब मुझे ये, मैंने ये एक तहसीलदार के साथ बात की थी जो बड़े सीनियर है, और एंटी करप्शन मतलब एक्टिविस्ट भी है, वो करप्शन के खिलाफ है। तो उन्होंने बोला मुझे कि इसमें सिर्फ ये जमीन नहीं देखनी है कि जहां पे इसने मकान बनाया है, बल्कि आपको सारे जमीन देखने हैं इसकी, जहां जहां पे इसके पास लैंड है, जहां पे पॉसिबिलिटी है मकान बनाने की, यानी कि जिसको रेजिडेंशियल प्लॉट ये बोल इसके नाम सकते हैं। पे है या इसके पेरेंट्स के नाम पे है? यस हाँ, यस। एक वो जगह जहां पे ये रहता है, दूसरा अगर इस बीत कुंजा एस्परन वो भी देखना है। टोटल में ये 6.5 मर्रे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये 6.5 मर्रे से इसका टोटल रेजिडेंशियल प्लॉट है कम है, 6.5 मर्रे से कम है, तो इसको ये सर्टिफिकेट मिल सकता है। ये हो गया गांव में। लेकिन अगर ये अब टाउन में रहता है, म्यूनसिपलिटी एरिया में रहता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एरिया में रहता है, तो इसको 3.5 मर्रे से कम जमीन होना चाहिए। ये इसका क्राइटेरिया। और चौथी जो चीज है, बस यही, ये 4 चीजें मैंने बोल दी, इन क्राइटेरिया पे इसको ये सर्टिफिकेट मिल सकता है। इसके फायदे क्या है? लाइक आजकल नेट का एग्जाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें 10% रिजर्वेशन होता है, उसमें अलग से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं, और उसको 10% रिजर्वेशन में नेट क्वालिफाई हो सकता है। जेके पीएससी ने पोस्ट निकाले असिस्टेंट प्रोफेसर के, वहां पे 10% का रिजर्वेशन था। जेकेएस एग्जाम हो गया, सिविल सर्विसेज एग्जाम, उसमें 10% रिजर्वेशन है। यूपीएससी का है 10% रिजर्वेशन। जहां पे भी आप जॉब्स देखोगे, नौकरियां होंगी या एजुकेशन का होगा, एडमिशन्स के रिलेटेड, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन्स होते हैं तो 10% रिजर्वेशन है। तो हर जगह 10% इसमें रिजर्वेशन हो जाती है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि सारे लोगों तक ये बात पहुंचेगी जो ये जानना चाहते हैं। तो आगे आप इस प्रोग्राम को ले सकते हैं। हाँ, और हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि देखो, मेरे मेरे जहन में अभी तक एक ऐसा था जिसको, जो ईडब्ल्यूएस डिजर्व करता था, मैंने उसको कांटेक्ट किया, उसको बोला कि आप अप्लाई कर दो, और उसको सर्टिफिकेट मिल गया। लेकिन साथ में ही हमारा ये काम भी होना चाहिए एक्टिविस्ट का, कि अगर कहीं पे किसी को ये फैक सर्टिफिकेट मिल रहा है, मतलब इलीगली सर्टिफिकेट मिल रहा है, उसको एक्सपोज करने की जरूरत है। अगर राइट। किसी के पास भी ऐसा कोई केस है, तो वो हमारी मेल आईडी आरटीए फाउंडेशन पे फरहत साहब के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे साथ सोशल मीडिया पे लिख सकते हैं, जहां पे भी है आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये उस केस की डिटेल दे सकते हैं, एंड वी विल ट्राई टू एक्सपोज इट। और उस बंदे को जिसके पास वो सर्टिफिकेट है, अगर वो डिजर्व करता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए उस चीज से। लेकिन अगर वो गलत तरीके से लिया है, देन देयर शुड बी नो हार्म कि वो चीज एक्सपोज हो, क्योंकि वहां पे शायद वो किसी और का हक होता है।
मतलब यस, उसका वो फायदा है, अगर हम एक्सपोज करेंगे तो उसका बड़ा फायदा ये है कि जिसको राइट है, जिसको हक है, वो उसको मिलेगा। एग्जैक्टली उस उस बंदे को मिल सकता है, तो जिसका वो हक नहीं है उसको क्यों देंगे, वो गलत बात है। तो इसमें हमारे पास अभी तक एक केस आया था इस वीक में, मैं वो आपको दिखाता भी हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारी जी चीज ट्रांसपेरेंटली रहें। ये देखो, हमने उस केस पे एक केस आया था, इसमें हमने लिखा है कि दिस एलिजिबिलिटी, एक लिस्ट निकला है। ये किस चीज का था? पीएससी ने एक लिस्ट निकाला है असिस्टेंट वेटरनरी सर्जन का। असिस्टेंट वेटरनरी सर्जन था, गेजेटेड पोस्ट है, वेटरनरी। पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये किया था इसका एग्जाम। कंप्लेंट आई है जो हमारे मतलब इस यूट्यूब वीडियो पे आया था कि इसको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मिला है, आबिद हुसैन है कोई नाम से, बांडीपुरा में रहता है। और इसको ये जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मिला है, ये गलत तरीके से मिला है। उसने क्लियरली लिखा है कि ये पटवारी और तहसीलदार ने मिल के किया है। तो हमने क्या किया, हमने सिंपली एक आरटीए लगा दी। तो आरटीए में लिखा कि जो, मतलब ये एक आइडिया है, आरटीए एक्टिविस्ट या जो भी आरटीए करना चाहता है फाइल अगर खुद कर रहे हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। हमने बोला कि प्लीज प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ इंस्पेक्शन रिपोर्ट कंडक्टेड ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशंस फॉर द ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशूड टू आबिद हुसैन। तो जो तब इंस्पेक्शन किया पटवारी ने या तहसीलदार ने, उसका एक कॉपी दे दो हमें जब उन्होंने इस इंस्पेक्शन किया है इस सर्टिफिकेट के लिए। और दूसरा, सरपंच ने क्या लिखा, तब लंबरदार ने क्या लिखा, पटवारी ने क्या लिखा, नायब तहसीलदार ने क्या लिखा, तहसीलदार ने क्या लिखा अपने रिपोर्ट में, उस सारे का हमें कॉपी दे दो। क्योंकि इससे पता चलेगी कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। अगर ये सर्टिफिकेट गलत दी गई है तो, अगर सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस बंदे को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दूसरी हमने मांगी है कि नेम्स एंड राइट। डेजिग्नेशंस ऑफ ऑफिशियल्स, जो ऑफिशियल्स इसमें हैं जिन्होंने इसको इंस्पेक्शन किया था तब। क्योंकि कभी क्या होता है, तहसीलदार को पता नहीं होता है, उसने इंस्पेक्शन खुद नहीं किया होता है, पटवारी इंस्पेक्शन करता है, नायब तहसीलदार इंस्पेक्शन करता है, और पटवारी ये तहसीलदार सिर्फ साइन करता है, क्योंकि सर्टिफिकेट वही देता है। या तो एसडीएम सर्टिफिकेट दे सकता तो है ये। रिपोर्ट रिपोर्ट ये बनाते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट यही बनाते हैं हाँ पटवारी। हाँ, या एसडीएम सर्टिफिकेट देगा या खुद डीसी देता है सर्टिफिकेट। तो ये तीनों जगहों पे कभी ऐसा हो, इसलिए हमने मांगी है डिटेल कि कौन कौन वहां पे इंस्पेक्शन पे गया था। तीसरी चीज कि राइट। नेम और डेजिग्नेशन जो है ऑफिसर जो रेस्पॉन्सिबल था ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशू करने के लिए इस बंदे की। तो ये डिटेल हमें क्यों चाहिए, वो हमने क्लियरली लिखा है बड़ा ट्रांसपेरेंटली, क्योंकि हम इसके बाद ये एंटी करप्शन ब्यूरो को दे रहे हैं, और हम चीफ सेक्रेटरी को भी ये दे रहे हैं ये इंफॉर्मेशन, इसलिए हमें ये डिटेल चाहिए। बिकॉज कभी क्या होता है, ये लोग फिर बताते हैं कि ये थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है, मतलब ऐसे ही हमारा टाइम हम्म। लेते हैं उस चीज को मिस अवॉइड करने के मिसगाइड लिए। कर हाँ, उस चीज को, अपनी गलती छुपाने के लिए। हाँ अपनी, इसलिए हम क्या करते हैं, हम बड़ा क्लियरली लिखते हैं। ये आरटीए लिखने का मतलब थोड़ा सा ये इनोवेटिव तरीके हम देखते हैं कि कैसे इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो क्लियरली लिख दिया कि हमें ये एंटी करप्शन ब्यूरो के लिए है, और इसी से दूसरा फायदा भी हो सकता है कि अगर उन्होंने गलत किया है शायद वो उस चीज को सुधारेंगे आरटीए राइट। इंफॉर्मेशन देने से पहले, कभी ये फायदा भी होता है। क्योंकि हम ना अपना मोटिव क्लियरली करते हैं, हमारा ये मोटिव नहीं है कि हम ब्लैकमेलिंग करें, जैसे कभी कभी बोलते हैं आरटी एक्टिविस्ट को ब्लैकमेल करते हैं। ये उस चीज का भी जवाब है, हम एंटी करप्शन ब्यूरो को दे रहे हैं, दैट्स इट। तो क्लियर है ये। हाँ, क्लियर है कि ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, इन शॉर्ट ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो फिर इसके बाद मतलब ये मैं आइडिया दे रहा हूँ ताकि जिसको आरटीए बनानी होगी वो ऐसे जो हमें देख रहे हैं उनको ये हेल्प कर सकता है। हाँ, उनको सीखना चाहिए, उनको सीखना चाहिए कि कैसे लिखना चाहिए। एग्जैक्टली exactly. हमने इसके बाद मांगा है स्टेट द टोटल एक्यूमुलेटेड एरिया ऑफ प्लॉट्स, जो इसके टोटल प्लॉट एरिया होगा जमा करके सारा, या लैंड जो इसको आइडेंटिफाई हो सकता है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, जहां पे ये घर बना सकता है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं घर बनाने के लिए ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया के मुताबिक, वो उसकी हमें डिटेल दे दो इस बंदे की। स्पेसिफाई द टोटल एरिया ऑफ ईच फ्लैट और स्टोरी, हर एक स्टोरी या फ्लैट का कितना एरिया है। तो ये थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि जहां पे भी करप्शन के रिलेटेड बात हो रही है वहां पे उस चीज को हम थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए हमने ऐसे ये इंफॉर्मेशन मांगी है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द टोटल एग्रीकल्चर लैंड जो इसके पास है वो कितना है। जेरोक्स कॉपी इसके राशन कार्ड का, क्योंकि एक तरफ से बंदा बीपीएल एपीएल होगा, दूसरी तरफ से
मतलब इस चीज से भी कई चीजें बाहर आ सकती है। राइट। प्रोवाइड मी द फोटोग्राफ्स ऑफ हाउस ऑफ द एप्लीकेंट विद जीपीएस कोऑर्डिनेट्स। कभी कभी क्या होता है, नफर छ रोजान एक ही जाए, यह छ हावान ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कर फोटोग्राफ भी है। बेकि जाए हावान जमीन। पटवर बिचारस तमिस कुन सात पता कह सह पज पे लेखान मे हसा वुश ये अमिस ये, मगर एट लीस्ट तिमन तज तम सात कर हार्डली गसान, तिमन पज पन्नी पटवर खात खोल तिमन मज चेक कर अमिस कथन जायन जमीन, पत कर सह चेक। बाज अवकात सुपरफिशली पकान, यह तम इथे कन खर जीपीएस कोऑर्डिनेट्स। डॉक्यूमेंट जरूरी कर चेक, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर। एग्जैक्टली exactly. तो उसके बाद है इनकम डिटेल्स। शेयर द टोटल इनकम डिटेल्स एज पर द रेगुलेशंस डिफाइनिंग एलिजिबिलिटी फॉर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स ऑफ आबिद हुसैन एंड हिज फैमिली। ऑल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स इशूड, जो भी आपने ईडब्ल्यूएस, ये थोड़ा रिकॉर्ड पर्पज के लिए है, जो भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स आपके तहसील में 2019 से इशू हुई है उनका लिस्ट दे दो, क्योंकि अगर एक पे क्वेश्चन उठता है तो बाकी पे भी क्वेश्चन रेज हो सकता है। इसलिए हमने सारा लिस्ट मांगा जो उसने 2019 से इस तहसीलदार ने इशू की है वहां पे सर्टिफिकेट्स। मैकेनिज्म फॉर प्रिवेंटिंग मिसयूज, अब मिसयूज जो हो रहा है उसके लिए मैकेनिज्म, ये एक्टिविस्ट का काम है, तो इसलिए हम ये बता पूछ रहे हैं इनको। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द मैकेनिज्म और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड एट द तहसील लेवल टू एंश्योर the EWS certificates are not issued for non-deserving individuals or to prevent any misuse of the certification। तो ये हमारा काम है। यहाँ पे एक पॉइंट हम जरूर अपनी एप्लीकेशन में लिखते हैं कि आप ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन करते हैं, वो भी हमें बता दें। आप चेक कैसे करते हैं तहसील लेवल पे, तो ये हम जरूर ये वाली चीज मांगते हैं। प्रोवाइड मी द डेट ऑफ इंस्पेक्शन। उसके बाद हमारा काम होता है कि कभी तहसीलदार या कोई भी सोच सकता है पीआईओ कि हम ऐसे ही कुछ भी इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन हमारा ये पॉइंट जरूर इसमें होता है कि हमें डेट दे दो जिस दिन हम इंस्पेक्शन करेंगे। आपका जो जो भी आपने रिकॉर्ड दिया उसको हम क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं। और आरटीए लॉ के मुताबिक, आरटीए एक्ट में ये है कि उनको उस टाइम असिस्टेंस देनी है, पीआईओ को असिस्टेंस देनी है। अगर कोई इंस्पेक्शन करने जाता है वहां पे एक बंदा होना चाहिए गवर्नमेंट का, चाहे वो क्लर्क हो या किसी को भी वहां पे वो ड्यूटी रखें, और वो आरटीए एक्टिविस्ट को असिस्ट करेगा। 1 घंटा के लिए इंस्पेक्शन फ्री होता है, 1 घंटे के बाद हर 1 घंटे का 5-5 रुपए इंस्पेक्शन फी लगता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है आरटीआई, इसका हमें यूज करना चाहिए जहां पे भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में आपको गड़बड़ लगती है। ये एक सिंपल फॉर्मेट हो सकता है, इसको आप ऐसे बना सकते हैं, सिर्फ नाम चेंज करना है इसमें और ये आरटीआई डाल सकते हैं। तो ये आप। बहुत इरफान साहब, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, मैक्सिमम लोग, जैसे आपको भी कॉल्स आती होंगी, मुझे भी कई बार आती है, और लोग पूछते हैं कि उनको पता नहीं है कैसे आरटीआई फाइल करनी है। लेकिन जैसे आपने बताया और ऊपर से साथ में पॉइंट वाइज बताया, अगर ईडब्ल्यूएस के बारे में जानकारी लेनी हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कहीं पे गलत हो रहा है या इन्फॉर्मेशन चाहते हो, तो ऐसे आपने एक्सप्लेन बहुत अच्छे तरीके से किया, तो इसकी ज्यादा से ज्यादा जरूरत है और लोग चाहते भी हैं। लोगों की बहुत बिल्कुल। डिमांड है कि हमें सिखाया जाए, हमें गाइडेंस मिले। सो इस लिहाज से मैं जम्मू एंड कश्मीर आरटीआई फाउंडेशन का बहुत बहुत खुद भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जानकारी मिलती है और सीखते हैं लोग। सही। सो मैं लोगों से भी, मैं सबसे ये चाहूंगा भी कि ये ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करे अपने दोस्तों तक, अपने रिलेटिव्स तक, अपने नेबर्स तक, हर किसी तक, ताकि सब अवेयर रहे, सब अवेयर हो जाए। से आपको भी कॉल्स आती होंगी। सही बात है। अच्छा जी, फरहत साहब, हमारे साथ मतलब अभी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो अगर किसी को भी कोई भी सवाल हो वो पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा पैटर्न यही रहता है, इश्तियाक पहले हम थोड़ी इश्तियाक सी साहब भी अवेयरनेस कुछ, करते हैं, उसके बाद डिस्कशन इश्तियाक होता है साहब जो कुछ हमने। मैसेज कर रहे हैं, इश्तियाक साहब कुछ बोलना चाहते हैं, उन्होंने मैसेज किए। हाँ इश्तियाक साहब बताएं प्लीज। आप म्यूट है अभी, अब आप अनम्यूट कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम हाँ सलाम। जनाब, मैंने 1 महीने पहले एक आरटीआई फाइल किया था रिगार्डिंग तारिक शरीफ, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। हम्म। I have seen so many complaints. I have checked out there that they are doing something very wrong. तो मैंने उस पे कीनली थोड़ा ऑब्जर्वेशन किया था, तो मैंने उनको कुछ उसके रिगार्डिंग बोला था
बहुत सारी डिटेल्स मैंने उनसे मांगी थी। जैसे कि उनका कोई प्रिंसिपल है जो तो एक तरफ से करता है काम कि खुद ये लीव रख रहा है और दूसरी तरफ से उसी पे टीडीए निकाल रहा है। वो टोटली मिसकंडक्ट कर रहे हैं। ये जो हमारा गवर्नमेंट बनी है वो पूरा वो यूज कर रहे हैं अनफेयर वे से। उनको घर के लिए कोई काम लेना होता है, कोई चीज लेनी होती है, तो उसमें भी वो यूज करते हुए सब कुछ। और वहाँ पे एक सिस्टम बन गया है, वहाँ पे लॉबी सिस्टम बन गया है। 5-6 बंदे, उनको 2-4-5 साल हो गए वहाँ पे, तो वो लॉबी सिस्टम में बन गया है। वहाँ पे घर के लिए चीजें निकालते, गवर्नमेंट ग्रांट से निकालते हैं। वहाँ पे रिसर्च जो एक टैक्स को रखी थी, एक झाड़ू रखी थी। अगर वो उस पर क्वायरी उठाते थे प्रिंसिपल के रिगार्डिंग, तो प्रिंसिपल करता था काम, उनको एक्सप्लेनेशन निकालता था। दिन में 3-3 4-4 एक्सप्लेनेशन निकालता था। तो रिसेंटली उसने उनका ट्रांसफर ही करवा दिया। तो अब वहाँ पे कोई दूसरा जर्नलिस्ट आ गया ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो ये करने में। तो घर में रेफ्रिजरेटर आते, उसकी बिल वहां से निकालते हैं। तो मैंने वहाँ पे आरटीआई एक फाइल किया था, लेकिन उसका रिस्पॉन्स मुझे 1 मंथ नहीं मिला। इनफैक्ट सजाद साहब ने हेल्प की थी मेरी उसके रिगार्डिंग। सजाद साहब को मैंने बोला था उसके रिगार्डिंग, तो इन्होंने हेल्प की थी वो फाइल बनाने में मुझे। तो वहाँ पे वो लॉबी सिस्टम में 5-6 साल से वो एक ही जगह पे वो तो इश्तियाक साहब फिर आपने फर्स्ट अपील की? ना ना, आपने इरफान अपील भाई की? ऑलरेडी मैंने आपको वो सेंड किया है, अभी आप व्हाट्सएप पे वो देख सकते हैं। अच्छा अच्छा, मैं 15 को हमने वो फाइल किया था। अभी 5 दिन है, तो 5 दिन के बाद हम आरटीआई फर्स्ट अपील वो कर देंगे उसमें। तो इरफान साहब ने ऑलरेडी वो रीड किया है, मैंने इसको ऑलरेडी वो भेजा है वो आरटीआई एप्लीकेशन। इन्होंने बोला अच्छा कि ये बहुत अच्छा है। हाँ हाँ सजाद साहब, ये एक स्ट्रॉन्ग आरटीआई है जो आपने ये मुझे भेजा है। तो यही वो आरटीआई जो इश्ताक इश्ताक ना, इश्ताक भाई ये का है। कौन सी डेट पे फाइल किया था? 15/11 15/11। कॉलेज अच्छा कौन सा है सजाद, कॉलेज कौन सा है? डीडीसी ये ना बिकार शरीफ। अच्छा, जीडीसी चारी शरीफ, ओके ओके। तो ऑलरेडी मैंने इसमें भी फाइल किया एक अभी हफ्ता है 5 दिन। सजाद साहब, मुझे लगता है बट ये। ऑनलाइन मैंने किया था आरटी एप्लीकेशन ऑनलाइन भी, उनके मेल पे, मगर उसका अभी ये नहीं आया है। तो उसका अभी 1-2 दिन है, 2 दिन के बाद हम फर्स्ट फिल करेंगे इसमें। तो ये नेक्स्ट वीक में है, सजा मतलब। साहब, सजा साहब, ये स्पीड पोस्ट किया था, ये बाय हैंड डाला था वहां पे? ना 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 ना, बाय हैंड तो नहीं डाल सकते कि बाय हैंड अगर हम जाएंगे वहां पे तो आपको पता है कि वो फिर 350 आईपीएस 353 लगाएंगे। हम हर कोई आरटी एप्लीकेशन एज राइट, हम नहीं, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट हम डालते हैं, खुद नहीं जाते दफ्तरों में। राइट, यू आर राइट। लेकिन एक चीज है, जब हमारी बात हुई थी चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ और ड्यूकॉम के साथ भी, तो उनसे बात करके ये पता चला कि उन्होंने बोला कि हम भी चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो, मिलजुल के काम हो। तो हमने ये बात वहाँ पे डिस्कस की कि कैसे फिर हिरास किया जाता है। हमने पूरी डिटेल बोली कि इससे हमें फैमिली को भी इन्वॉल्व किया जाता है। लेकिन उस रिगार्डिंग हमें श्योरिटी मिली कि आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। और हम यही चाहते भी है, और ताकि गवर्नमेंट, अगर ये गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि ट्रांसपेरेंसी हो ग्राउंड लेवल पे, तो आरटीआई बेस्ट जरिया है जो एक हकीकत है, जो एक सच्चाई है वो सामने लाती है। तो इट इज द ओनली आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट 2005 के जरिए हम निकालते हैं, पहले था आरटीआई एक्ट 2009। तो वो ज्यादा इससे पावरफुल था, लेकिन ये भी है, उसमें कुछ फायदे थे। लेकिन इसमें भी फायदा है, ऐसा नहीं है कि इसमें नुकसान है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, इतना हम्म। ही है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि मैं सजाद साहब से कहूंगा कि जो जो हमारे सजाद साहब है, मैं इनको अच्छे से जानता हूँ। इन्होंने बहुत काम किया है ग्राउंड लेवल पे, और करते भी है, जैसे अभी इश्ताक साहब ने बोला, हेल्प भी करते हैं, गाइड भी करते हैं लोगों को। तो सजाद साहब, आप प्लीज थोड़ा सा इसमें बताइए कि क्या करना चाहिए, और क्या क्या आगे हमने फेस क्या किया है, और क्या करना चाहिए इस आगे। एक्चुअली जो ईडब्ल्यूएस है, तो मुझे लग रहा है कि मैं पहला वो ना एक्टिविस्ट हूँ जिनने पहले ही इसमें आरटी एप्लीकेशन फाइल की था। सही सजाद साहब, आप अगर पर्टिकुलर रहें, जो इश्तियाक साहब का केस है, इनको आप प्लीज गाइड करें यहाँ पे अभी,
कि इनको अब मतलब क्या करना है, आपने कब आरटीए किया और अब कितना वेट करना है, इनको प्लीज गाइड करें इस चीज के लिए। अभी इरफान बता दें इरफान ताकि साहब, इरफान हाँ साहब, हाँ जी, क्या क्या मुझे एक मिनट मुझे मिल सकता है? मैं हायर एजुकेशन पहले का इसको पहले बताऊंगा कि असल में एक्सपीरियंस क्या है और क्या मतलब वहाँ पे जो यूजीसी का मसला है या हायर एजुकेशन का, खासकर यूनिवर्सिटी का जो मामला है आरटीआई को लेके कुछ एक्सपीरियंसेस है, मैं इश्तियाक साहब के साथ शेयर करना चाहूंगा। वो शायद इसको मुझे लगता है सपोर्ट हो जाएगी उसमें। ठीक है सजाद साहब, ये मकबूल साहब आप थोड़ा सा वेट करें, पहले सजाद साहब, पहले जो उसका ये था वो ओके उसको डिस्कस करेंगे पहले। ओके 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 सजाद ओके। साहब, सजाद साहब पर्टिकुलर जो इश्तियाक साहब का आरटीए है उसको आप अभी यहाँ पे रिप्लाई दें ताकि उसको जवाब मिल सके, और स्टेटस क्या है उस चीज का। जी जी। सर स्टेटस ये है कि 12 नवंबर को हमने ऑनलाइन है ना उनके मेल पे हमने आरटीआई एप्लीकेशन फाइल की। ओके तो उसके बाद जब मैंने मेल किया तो मैंने फोन भी किया। एज पर ये हमें फोन करना होता है कि हमने आरटीआई एप्लीकेशन आपको फाइल किए हैं तो प्लीज रिसेप्ट आप दीजिए। उन्होंने बोला कि अभी हम बिजी हैं तो हम आपको भेजेंगे। तो इश्ताक भाई ने बोला कि आप एक काम करो, आप हार्ड कॉपी पे ये पोस्ट करो। फिर मैंने हार्ड कॉपी 15 नवंबर को किया। अभी 5 दिन है, 5 दिन के बाद इंशाल्लाह देखेंगे। अगर इंफॉर्मेशन आएगी तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फर्स्ट अपील करेंगे सर। तो मैं 15 को आप सजा सर मैं 15 को किया था। 15 बिल्कुल बिल्कुल, वो भी मैं भी फिर शेयर करूंगा इस उसमें ये भी स्पीड। देखना कि मैंने ट्रैक रजिस्टर कब पोस्ट किया ट्रैक था। कब हुई है वो पोस्ट ना, वो स्पीड पोस्ट ट्रैक आप चेक कीजिएगा ऑनलाइन कि उनको रिसीव कब हुई है। जब उनको वो देखेंगे। फिर भी हम 1-2 दिन वेट करते हैं। जब हाँ हमारा वही एग्जैक्ट डिलीवरी के बाद टाइम दो पता दिन चलता है, वेट डेट करते पता हैं। चलता है। राइट। हाँ, 3 दिन यहाँ भी पे हम मैं वेट करेंगे। बताना चाहूंगा इश्तियाक साहब के लिए और सजाद साहब के लिए भी। सजाद साहब का रिप्लाई ये है कि 12 तारीख को इसने वो स्पीड पोस्ट किया है, 15 तारीख को स्पीड पोस्ट किया है। तो नॉर्मली क्या करना चाहिए, जब आपने स्पीड पोस्ट किया उसके बाद इंडिया पोस्ट की वेबसाइट है, इंडिया पोस्ट जी जी। की वेबसाइट में जाके वहाँ पे वो स्पीड पोस्ट जब आप करते हैं वहाँ से रिसीट जो मिलता है उस पे नंबर लिखा होता है। नंबर होता मैं है। आई विल ट्राई टू सी, ये है वो। तो ये जो ये वहां पे रसीद मिलता है, ये आम लोगों के लिए भी ताकि उनको एक आइडिया मिले। ये ऐसा रसीद देते हैं पोस्ट ऑफिस पे, और ऊपर इस पे लिखा होता है ये रजिस्टर्ड पोस्ट है REA224189521522IN। तो ये फाइन। आपको अच्छे से नोट करके रखना है, क्योंकि जब आप ये लेते हैं स्पीड पोस्ट से फिर आप जेब में रखते हैं तो ये खराब हो जाता है, फिर ये दिखता नहीं है। इसलिए इसको थोड़ा सा संभाल के रखें या पेन संभाल से के इसके ऊपर लिख के रखें। और उस चीज को फिर आप इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे ट्रैक कर सकते हैं कि उनके पास ये डिलीवर कब हो गया। तो आपको, डिलीवर कब। हाँ, वो झूठ भी नहीं बोल सकते हैं कि हमारे पास ये लेट पहुंचा। मसलन मैंने सिविल सेक्रेटरीट में आरटीए डाली थी लास्ट मंथ में, और बिल्कुल 30 तारीख पे उसने ट्रांसफर कर दी। ये 30 बराबर तेम पत कुर्ता थी PIO से ट्रांसफर, कल को बोलेंगे कि हम मुझे लेट पहुंच गया, बट तब मेरे पास ये सबूत होगा कि मैंने इस दिन पे किया था और आपका इंडिया पोस्ट पे वेबसाइट पे स्टेटस दिखा रहा है 3 दिनों में डिलीवर हो गया। तो इस तरह से ये झूठ भी नहीं बोल सकते और आपको टाइमली इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो नॉर्मली अगर आपने आज आरटीए फाइल कर दिया 10 तारीख को, तो नेक्स्ट मंथ के 15 तारीख तक आपको वेट करना चाहिए। क्योंकि एक तो 30 दिन वेट करो इंफॉर्मेशन के लिए जो रखे गए हैं 30 दिन, और 5-6 दिन रख लो ट्रांजिट में, या कभी ट्रांसफर होती है एप्लीकेशन सेक्शन 6 के अंडर, तो उस चीज के लिए 2-4 दिन रख दो। जब 35 दिन हो जाएंगे उसके बाद फर्स्ट अपील कर दो। तो ये नॉर्मल प्रोसीजर है अभी हमारा, कि आपको वेट करना पड़ेगा अभी 1 हफ्ता, फिर उसके बाद फर्स्ट अपील कर सकते हैं। और एक अच्छी आरटीए है, इसको मुझे लगता है कि ये फॉलो करना चाहिए सजाद साहब को अच्छे से। मकबूल इरफान साहब आप साहब ने बोलें आपकी क्या सजेशन थी। जी। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। इश्तियाक साहब, जहाँ तक मेरा इसके साथ मतलब हायर एजुकेशन के साथ ताल्लुक है, यहाँ पे जो सबसे बड़ी क्राइसिस है वो पीआईओ की आइडेंटिफिकेशन की क्राइसिस रहती है हमेशा के लिए। तो मैं आरटी एक्टिविस्ट्स को ये बताना चाहूंगा कि आपको भी हमें भी थोड़ा मतलब वो ट्रिकी हमें भी रहना चाहिए। यहाँ पे अगर आपको कोई डिपार्टमेंट, सपोज आपने मतलब कॉलेज से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप ऐसा कीजिए कि डायरेक्ट कॉलेज को आप
आरटीआई फाइल मत कीजिए। आप ऐसा कर लीजिए कि आपका मतलब डायरेक्टरेट कॉलेजेस है, इसी को आप पीआईओ बना के, मुझे लगता है आपको उससे बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन मैं यहाँ आपको ये भी बताऊं कि आपने जो आप आरटीआई फाइल किया है उसको भी आप मतलब उसका भी आप कंटिन्यूअसली आप उसका भी कर लीजिए, जो फॉलो अप करना है वो कर लीजिए। लेकिन आइंदा ये सब चीजें ख्याल रख लीजिएगा कि हायर एजुकेशन में पीआईओ की क्राइसिस है, क्योंकि यहाँ की इनकी जो डिजिग्नेशन है, आप अगर आप देखोगे असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, ये डिजिग्नेशन लगभग एक जैसी होती है, तो ये इनका एक बहाना बन जाता है। तो इसके लिए मेरी एक अच्छी एक्सपीरियंस है कि आप ऐसा कीजिए कि आप अगर कॉलेज से इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे, कॉलेज से बाहर आप डायरेक्टेड एजुकेशन को आरटीआई फाइल कीजिए, या डायरेक्ट रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी को आप आरटीआई फाइल कर दीजिएगा, ताकि अगर वो पार्टी बनता है तो आपको इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी मिल जाएगी। ये मेरी एक्सपीरियंस है। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Makbul sir. Thank you. Thanks for this suggestion. हाँ जी, इश्तियाक साहब, अभी जो आपने आरटीए फाइल किया है, इट्स ओके कि आपने कर दिया है ये कॉलेज लेवल पे, ठीक है। अब आप फर्स्ट अपील कर दो, वो भी एक ठीक प्रोसेस है। मकबूल साहब जो बता रहे हैं, अब अगर नेक्स्ट होगा तो तब ये बेहतर रहेगा, क्योंकि ऊपर लेवल से जब प्रेशर हाँ, आता है मकबूल साहब के रिगार्डिंग हमें डायरेक्टरेट हायर एजुकेशन में यही आरटीआई डालना है। हाँ हाँ, लेकिन हाँ, अभी आपके 30 दिन जो हो गए हैं, अब आप फर्स्ट अपील डाल दें डायरेक्टली, वो भी वहां पे ही डालना है आपको। तो सजाद ओके ओके, साहब थैंक आपको यू सर। हेल्प करेंगे, वो ठीक रहेगा प्रोसेस। थैंक यू सर। इरफान भाई, यहाँ पे हम जरूरी बात जो कि आपने इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं साथ साथ आरटीआई के रिगार्डिंग, जैसे इसमें कोई इनका ये गलत जो पीआईओ होता है बहुत कुछ है जो जिनको ट्रेनिंग की जरूरत है। वजह यह है कि इनको लगता है कि नहीं, जब तक 30 दिन नहीं हो जाएंगे तब तक हमें रिप्लाई नहीं देना है। इसमें अच्छे से मेंशन है कि इनको विद इन मंथ, मतलब एज सुन एज पॉसिबल, उस पे बाज़ाब्ता लिखा है आरटीआई एक्ट में। हाँ, एक्सपेडिशियसली वर्ड है। एक्सपेक्टेशन, यस यस। तो एज सुन एज पॉसिबल, तो उनको इतना जल्दी देना है, उनका वेट नहीं करना है कि एक मंथ होना चाहिए। अगर लाइफ और लिबर्टी का मसला है तो विद इन 48 आवर्स देना है। बिल्कुल। तो इसी तरह से बहुत सारे रूल्स हैं इसमें, तो आम पब्लिक को जाना चाहिए। तो बदकिस्मती से हमारे जो पीआईओ होते हैं उनको भी उतनी या तो वो इंफॉर्मेशन नहीं होती है, या तो वो जानबूझ के करते हैं, डिले करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रॉब्लम ये है कि ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं इनको ये, तो और ऊपर से जब आरटीए फाइल करते हैं उसके रिलेटेड ये देखो जवाब कैसे मिलते हैं। ये रीसेंट है, कल 6 तारीख को ये जवाब मिला है। सिविल सेक्रेटरीट को पूछा था कि आप अवेयरनेस कर रहे हैं, कैसे कर रहे हो, कितना अवेयरनेस किया, वो देखो वहां से जवाब क्या लिख रहे हैं। In reference to the aforementioned subject, it is informed that post enactment of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, the Right to Information Act 2005 and the connected rules stand implemented in the UT of Jammu and Kashmir. तो इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया तो हो गया काम खत्म। इन टर्म्स ऑफ प्रोविजंस कंटेंट इन द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ample directions have been notified from time to time to for strict compliance of the provisions of act, and copies of such circulars are available on the website of GAD। तो ये हमें भी पता है कि ऑर्डर है, आरटीए ऑर्डर है, ये एक्ट सब है, पता। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करेगा कौन? ऑर्डर जब वो राइट सुनते ही नहीं है तो क्या होगा? अवेयर जब राइट पीआईओ को पता ही नहीं है कि एक्सपेडिशियसली का मतलब ये है कि टेबल पे अगर ये इंफॉर्मेशन है तो इसको ये देनी है। ही हैज नॉट टू वेट फॉर 30 days। अगर इसके ऑफिस में इंफॉर्मेशन क्यों नहीं देनी है, वाई टू वेट फॉर 30 days? तो वाई मुझे, टू वेट फॉर 30 डेज। हाँ, मुझे लगता है कि ये गलत है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अवेयरनेस नहीं हो रही है। Further, राइट राइट the proposal for enabling only online filing of RTA application is under active examination in the department। तो बता रहे हैं कि ये एक्टिव एग्जामिनेशन में है, लेकिन कब से? 1 साल से। लास्ट टाइम वो भी शायद मुदस्सिर या किसी ने आरटीए फाइल किया था, उसको भी यही जवाब मिला था। तो 1 साल तक आप ये बोलेंगे कि अभी ये एक्टिव एग्जामिनेशन में है, तो फिर तो मतलब 1100 इन्होंने बताया, अभी हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पे 1100 सर्विसेज ऑनलाइन रख दी है। तो आरटीए को ऑनलाइन करने में 1 साल क्यों लग रहा है? दिस इज ए क्वेश्चन। अगर बाकी यस चीजों राइट। में आप 1028 था, तकरीबन 3 महीने पहले 1028 सर्विसेज थी। कल मैं देख रहा था 1100 से ऊपर है, शायद 1100, और इंडिया में जे एंड के सबसे टॉप पे है।
तो आरटीए को मतलब इतना क्यों लग रहा है टाइम, 1 साल में भी आप बोल रहे हैं कि इट इज अंडर एक्टिव एग्जामिनेशन। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जिससे लगता है कि आरटीए को इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी सी लीनियन, थोड़ी क्या बहुत सारी लीनियंस है गवर्नमेंट की तरफ से। इरफान साहब, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, जब हमारी बात हुई थी चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ और डिवकम के साथ, तो हम्म वहाँ पे हमने ये पॉइंट उठाया। हम्म जैसे एमएम शुजा साहब है, उन्होंने भी बोला कि कौन होना चाहिए गेजेटेड 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 हायर ऑफिसर कौन होना चाहिए, और उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए। एमएम शुजा साहब ने अच्छे से वहाँ पे ये एक्सप्लेन किया। लेकिन और एक बात है यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूंगा, कल हम थे डायरेक्शन ऑफिस एजुकेशन डायरेक्टर के पास, गए थे हम कल। वो कल भी प्रेजेंट नहीं थे, उससे पहले भी फर्स्ट अपील की हेयरिंग थी, 2 बार हुई। दोनों बार ना वो प्रेजेंट थे, और ना सीईओ जिनके रिगार्डिंग हमने किया था फर्स्ट अपील, तो वो भी नहीं आए थे। तो 2 बार ऐसा हुआ। अब हालांकि जब उनको पता चला कि अब ये सेकंड अपील तक जाने वाले हैं, तो उन्होंने बोला था कि और एक चांस दीजिए। तो लेकिन हमने ये भी उससे पहले भी रिक्वेस्ट किया था कि फिर ऑनलाइन ही कीजिए, क्योंकि दूर से आना पड़ता है, टाइम वेस्ट होता है। एक प्रोग्राम होता है, जब आपका टाइम इंपॉर्टेंट है तो हर किसी का है, जो भी है हर किसी का इंपॉर्टेंट है। इसलिए इनको तब रखना चाहिए था जब वो डायरेक्टर साहब अवेलेबल होंगे, या जब ये फर्स्ट अप्लाइंट अथॉरिटीज अवेलेबल होंगे, और साथ में जो पीआई हो वो अवेलेबल होगा। लेकिन दोनों अवेलेबल नहीं होते हैं, दोनों नहीं आते, ये है यहाँ का हाल। ये मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि लेकिन एक चीज है, आरटीआई में इतना पावर है, लोगों को ये पता चलना चाहिए कि क्यों करते हैं आरटीआई। अगर इतना टाइम भी लगता है, क्यों करते हैं, और क्यों इनको खौफ है आरटीआई का। आरटीआई का खौफ इनको इसलिए है क्योंकि आखिर पे इंसाफ मिलता है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इंसाफ मिलता है। इसको फॉलो करना है, इसको छोड़ना नहीं है। लोगों को टेंशन रहती है कि हमने किया, इसको इतना टाइम लगा, इतना टाइम लगा, तो वो करते ही नहीं है, आगे बढ़ते ही नहीं है, अपील नहीं करते हैं। फर्स्ट अपील, इसी तरह से सेकंड अपील करनी है, हिम्मत नहीं हारनी है। लेकिन एक नेटवर्क हमें बनाना चाहिए कि हमें मिलजुल के करना है। जैसे हमें गाइडेंस मिलती है, जैसे इरफान साहब है यहाँ पे, सजाद साहब है यहाँ पे, बहुत सारे एक्टिविस्ट्स है यहाँ पे, एक्टिविस्ट्स है, सोशल एक्टिविस्ट्स है। तो मिलजुल के हमें ये नेटवर्क करना है, और इस नेटवर्क को जितना जितना हम आगे बढ़ाएंगे और एज ए टीम जितना हम काम करेंगे, उतना ही हम कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। यहाँ अदनान साहब, अदनान साहब, फरहद साहब, इसका आप केस अच्छे से सुनिएगा। ये मतलब बातें होती रहेंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में फिर से, लेकिन अभी इंशाल्लाह हम जरूर। अदनान साहब का केस यहाँ पे सुनेंगे। अदनान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। एम आई ऑडिबल सर? यस हाँ, यस। यू आर ऑडिबल। फरहद साहब, इस पे आप एक वीडियो बनाइएगा अच्छे से, जो अदनान साहब बोलेंगे, एक इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ बताएं अदनान सर साहब। सर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हम जो है बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गांधीनगर जम्मू, हमने जो एडमिशन किया था थ्रू जेके बोपी एंट्रेंस हुआ था। मैं एक्चुअली कश्मीर से हूँ, बट थ्रू जेके बोपी एंट्रेंस इन 2021 मेरा एडमिशन, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ। वो जो एंट्रेंस है पहले नहीं होता था, 2020 से पहले यहाँ पर सीधा यूनिवर्सिटी करती थी इस प्रोफेशनल कोर्स के लिए, ये एंट्रेंस करती थी या 12th बेस मेरिट पे जाता था। बट 2020 से जेके बोपी एंट्रेंस होने लगा। तो हमने 2021 में एंट्रेंस दिया, और एंट्रेंस के बेस पे फिर अकॉर्डिंग टू मेरिट हमें कॉलेज मिला, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गांधीनगर जम्मू। ये उस वक्त जम्मू का फर्स्ट प्रेफरेंशियल कॉलेज था। और यहाँ पर मतलब जो पॉइंट है सर, वो ये है कि जब हमने फी भरा गवर्नमेंट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, एपीएल वालों ने 70,000 और बीपीएल वालों ने 50,000 भरा। और यहाँ पर दूसरे भी कॉलेज जो जम्मू में थे, चाहे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गंगियाल हो या गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज किश्तवाड़ उधमपुर रियासी, उनका भी सेम स्ट्रक्चर था फी का, 50,000 फॉर बीपीएल कैंडिडेट्स एंड 70,000 फॉर एपीएल कैंडिडेट्स। बट सर ये जो फी था, ये मसला ऐसा ही था सर, जो हमारा कॉलेज है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गांधीनगर, और इसी का एक काउंटर पार्ट था गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज बागी दिलावर खान श्रीनगर में, ये दो कॉलेजेस आते थे हायर एजुकेशन के अंडर। बट सर हमें ये नहीं पता था, क्योंकि बाकी जो कॉलेज थे उनका नाम भी था गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गांधीनगर या जो भी था, इसी तरह हमारे कॉलेज का भी नाम था गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गांधीनगर अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। तो हमें नहीं पता था कि कौन हायर एजुकेशन के अंडर है, कौन हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के अंडर है। तो हमने क्या काम किया सर, हमने एडमिशन किया, क्योंकि उस वक्त बोपी के लिस्ट में भी ये पहला कॉलेज था जम्मू डिवीजन में। और बाकी जो कॉलेज थे वो उसके बाद थे, चाहे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गंगियाल हो, उधमपुर हो, रियासी हो। तो हमने ये कॉलेज चूज किया।
देन यहाँ आके हमें पता चला, मतलब हमें तो पता था फी है सब कॉलेज का सेम। फिर हमने ये इशू उठाना स्टार्ट किया दोनों कॉलेज ने, चाहे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गंगियाल या गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गांधीनगर, जो हमने इशू उठाना स्टार्ट कर दिया कि हमसे इतना ज्यादा फी क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि ये नर्सिंग कोर्स है गवर्नमेंट कॉलेज में, आप इतना 70,000 50,000 फी ले रहे हैं, ये क्यों ले रहे हो। तो बाद में हमें पता चला कि हम जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गांधीनगर है, हम हायर एजुकेशन के अंडर है, हम हेल्थ पे मतलब नहीं जा सकते। तो फिर जो गंगियाल वाले थे वो हेल्थ के अंडर थे, तो उन्होंने अपने डिपार्टमेंट को अप्रोच किया। उनको उस वक्त पता चला कि हम हेल्थ एजुकेशन अंडर के हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के अंडर है, तो उन्होंने उस डिपार्टमेंट को अप्रोच किया। फिर सर क्या हुआ कि हम जब हायर एजुकेशन को अप्रोच करते गए लास्ट ईयर हमने मई में 2022 मई में स्टार्ट की थी स्ट्रगल। और फिर क्या, हमें बहुत सारे इश्यूज उस वक्त आ रहे थे, हमें हॉस्पिटल ट्रेनिंग नहीं मिल रही थी, बाकी कुछ चीजें। तो हायर एजुकेशन को ये कॉलेज चलाना नहीं आता था, दोनों कॉलेज, चाहे श्रीनगर वाला हो या गांधीनगर वाला हो जो हमारा है। तो फिर हमने जो हायर एंड मेडिकल एजुकेशन है, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, मतलब ये कॉलेज जो है ये हम ट्रांसफर करते हैं हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन को। तो 3 अगस्त 2022 को एक नोटिफिकेशन आई हायर एजुकेशन की तरफ से कि ये कॉलेज जो है गांधीनगर और श्रीनगर, ये दोनों कॉलेज हम आप हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन को देते हैं। तो उन्होंने वो कर दिया सर ट्रांसफर। फिर क्या होता है सर कि जो वो वाले जो मैंने अभी बताया था गंगियाल वाले, फिर अप्रोच कर रहे थे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन को कि हमसे क्यों इतना फी लिया जा रहा है। तो फिर उन्होंने बोला हाँ ये ज्यादा फी है, ये ड्यू टू मिस्टेक हुआ है, इसी वजह से हमने ज्यादा फी लिया है, और जो ज्यादा फी है ये आपको रिफंड किया जाएगा। फिर उन्होंने और स्ट्रगल की, और 1 साल बाद रिसेंटली उनको जो है गंगियाल वालों को, या जो उधमपुर वाले रियासी वाले जो ऑलरेडी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के अंडर थे, उनको वो फी वापस दिया गया। उनको जो एपीएल वाले थे उनको मिला 59,000, और जो बीपीएल वाले थे उनको मिला 39,000 फी जो है उनका रिफंड हो गया। बट सर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, हमारा कॉलेज पहले हायर एजुकेशन के अंडर थे, तो फिर हमें क्या जो है ट्रांसफर कर दिया हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन को। और फिर हमें एक और ऑर्डर आया हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की तरफ से कि ये कॉलेज जो हमें हायर एजुकेशन के अंडर से रिसीव हुए हैं कॉलेज, इनको हम मर्ज करते हैं ऑलरेडी जो कॉलेज है। तो हमें क्या मर्ज गंगियाल के साथ, जिनका फी रिफंड हो चुका है सर, उनके साथ हमें मर्ज किया। और जो श्रीनगर वाला ब्रांच है उसको मर्ज किया जीएमसी श्रीनगर वाले कॉलेज के साथ। तो हम अभी आते हैं जीएमसी जम्मू के अंडर, और वो श्रीनगर वाले आते हैं जीएमसी श्रीनगर के अंडर। तो जो नेक्स्ट फी हमारा है, हमें फिर से बना था 30 या 50,000, वो तो रिजॉल्व हो गया, हमें 4,000 लिया सेकंड ईयर में। तो जो प्रीवियस बैच है उनका भी सेम। बट जो जैसे उनका रिफंड हुआ प्रीवियस फी जो इलीगली लिया था ड्यू टू मिस्टेक, वो हमें रिफंड नहीं हो रहा है। उसका रीजन ये बताते हैं कि आपका फी हायर एजुकेशन ने लिया है एज पर रूल, मतलब जो हायर एजुकेशन की नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग लिया है। अदनान, अदनान, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई गॉट योर इशू। मैं आपसे एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूँ। ये जो आपका कॉलेज है ये क्लस्टर कॉलेज आता है? नहीं सर, नो सर, ये जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर पहले ये मतलब हम वुमेन्स कॉलेज में थे। ये क्लस्टर कॉलेज आता है एक्चुअली। पता क्या है, हमने इसके खिलाफ भी मैंने इसके खिलाफ भी आवाज तब उठाई थी जब ये क्लस्टर कॉलेज चले थे। एक्चुअली इनका जो स्ट्रक्चर बना है, ये जो भी क्लस्टर कॉलेजेस है, अगर ये एनएसी के मतलब वो जिन जो उन्होंने क्राइटेरिया रखा है, अगर वो फॉल नहीं करते हैं उस क्राइटेरिया में, अगर ये फॉल नहीं करते हैं, तो इनको बताया गया है कि आपको स्टूडेंटों से ही रेवेन्यू जनरेट करना है, जिसका वजह ये है कि आपको ये फीस देनी पड़ी है। जी सर, वो तो आता है, जैसे साउथ कैंपस है, जो ये कश्मीर यूनिवर्सिटी का कॉलेज है साउथ कैंपस, वो तो दे रहे हैं सर, वो तो। आवाज आ रही है अदनान साहब की? कॉलेज, फिर जब उन्होंने कॉलेज से वहां पर रिप्लाई मांगा, जो हमारा कॉलेज है मतलब नर्सिंग कॉलेज, उनके मतलब हमारी प्रिंसिपल ने रिप्लाई देते हुए ये कहा कि ये उस वक्त हायर एजुकेशन के अंडर था, और जो भी वहां से ट्रांसफर हुआ है फी, वो हमने सैलरी में यूटिलाइज किया है। तो इसी रिप्लाई को अब जीएमसी जुम है वो देने वाली है, मतलब हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, जहां से आई सेक्रेटरी से इनको ये ग्रीवेंस, और ये सेम रिप्लाई वहां पर ये पेस्ट करेंगे सर,
तो हमारी रिप्रेजेंटेशन हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में गई है, जिन्होंने फिर इसको भेजा जीएमसी जम्मू। तो जीएमसी जम्मू सेम रिप्लाई उनको देगी यहाँ से। इरफान साहब, हेलो। हाँ जी बोलो। हाँ, अगर अदनान भाई का मतलब इशू, अगर ये क्लस्टर कॉलेज नहीं आता है तो इसका इशू बिल्कुल जेन्युइन है, ये डिमांड कर सकते हैं। मतलब वो जो इनकी फीस है वो, मतलब मुझे लगता है कि हमें इसका चाहे वो हम मीडिया के जरिए से करें या आरटीआई के जरिए से, हमें इसका सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि या अगर आप एक वीडियो भी कंपाइल करें इस पे, मतलब इसका नाम जिसमें ना आए। सर मसला है क्या है सर, हमें वीडियो में कि हम स्टूडेंट से वीडियो बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मसला मतलब जो हमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, जैसे मैंने सर आपको जम्मू यूनिवर्सिटी की एडमिशन नोटिफिकेशन सेंड की थी, उसमें क्लियरली पहले था गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गांधीनगर, फिर गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जम्मू, और फीस स्ट्रक्चर जो लिखा था आपने देखा है सर, वहां पर दोनों कॉलेज के लिए सेम फीस स्ट्रक्चर था एडमिशन नोटिफिकेशन में। तो फिर उस कॉलेज को रिफंड होता है बट हमें नहीं होता है, क्योंकि हम उस नोटिफिकेशन के बेस पे जो 2019 वाले बैच वाले स्टूडेंट्स आए हैं, तो वो उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आए, और जब नोटिस बोर्ड पे एडमिशन करते वक्त जाते हैं, नोटिस बोर्ड पे वही नोटिफिकेशन जम्मू यूनिवर्सिटी की लगी होती है। तो उस नोटिफिकेशन में दोनों कॉलेज का सेम फी है। बाद में दूसरे कॉलेज को होता है फी रिफंड, बट हमें नहीं होता है। बाद में हमें पता चलता है आपको इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप हायर एजुकेशन के अंडर थे। हमें तो नहीं पता था ना पहले कि ये हायर एजुकेशन के अंडर है। हम अगर चाहते हम वो कॉलेज ले सकते थे, वी वर टॉप रैंकर सर। ये यहाँ पे एक बहुत बड़ी क्राइसिस है। ये मतलब सिर्फ आपके साथ ही नहीं हो रहा है एजुकेशन में, ये फी स्ट्रक्चर का इशू हर एक जगह पे, आप कहीं पे आवाज उठती है कहीं पे नहीं उठती है। लेकिन ये बहुत मुझे भी पता है, बहुत संजीदा इशू है ये फी राइजिंग। ये मतलब आसमान को छू रहा है, मतलब कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। मैं चाहूंगा कि आपकी जो जितनी भी डिटेल्स है ना, वो आप इरफान साहब के साथ शेयर कीजिएगा। हम भी देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, हम भी कोशिश करेंगे आपको सपोर्ट करने की। हाँ मकबूल साहब, जी जी, तो ये जी बहुत जी। हाँ मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट चाहता है। हूँ, हाँ आई विश कि मैं हम यहाँ पे ही इसको खत्म कर दें। ये फरहत साहब आप यहाँ पे ही है। फरहत जी साहब, जी 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 जी, फरहत मैं साहब आप इस पे वीडियो बना सकते हैं। जी जी, क्यों नहीं, जरूर बना सकते हैं। और इन्होंने जो कुछ अहम पॉइंट्स बोले, जैसे इसमें ये भी है कि अगर उनको रिफंड किया गया है हम्म। तो इनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो सीधे इनके हक में भी है। सेम एग्जैक्टली। जैसे उनके साथ हुआ है तो इनके साथ भी हुआ है। सो हम चाहते हैं कि एक तो जो ये सेंड करे ये जो डॉक्यूमेंट्स है, और हाँ ये भी अच्छा रहेगा अगर ये बोलते हैं कि हम वीडियो भी देंगे उस रिगार्डिंग, तो वो भी अच्छा रहेगा। थोड़ा सा वो भी रहेंगे और एक स्टोरी बनाएंगे फिर उस पे, और वो आगे फॉरवर्ड करेंगे। एग्जैक्टली आप अगर वो कर देंगे फिर हम मतलब हायर एजुकेशन को वो मेल भी कर देंगे। इनफैक्ट चीफ सेक्रेटरी को अपनी राइट। लेवल पे मेल करें, क्योंकि इन्होंने अप्रोच किया जी है चीफ सेक्रेटरी को। मैंने इनको जी सजेस्ट जी किया था कि आप एक दिन बताएं। अभी इनको मैंने ये नहीं बोला था कि हम आएंगे, लेकिन आई सजेस्ट कि अगर ये कोई दिन फिक्स करते हैं 15 तारीख के बाद। वो बेहतर रहेगा। हाँ वो बेहतर हम रहेगा। जम्मू में इनको साथ में जाएंगे, वी विल ट्राई कि राइट। इनको साथ में जाएंगे यहाँ पे सेक्रेटरीट में, चीफ सेक्रेटरी के पास, या एलजी के साथ भी इस बारे में मीटिंग कर सकते हैं। क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ये एक बंदे का मसला नहीं है, इट इज द टॉक ऑफ अराउंड। कितने स्टूडेंट है अदनान ये? सर पर बैच में अराउंड 60 स्टूडेंट्स हैं, तो 3 बैच हैं जिनका इशू है हमारे कॉलेज का। इट इज मोर देन 1 करोड़ रुपीज। तो अगर इन बच्चों ये को 1 करोड़ रुपया, सर ये सिर्फ सर सर अगर रिफंड होता है ना, तो ये सिर्फ हमें नहीं होगा। जैसे हमने स्ट्रगल की कि हम हायर एजुकेशन के अंडर क्यों है, तो फिर हमें अपने डिपार्टमेंट में यानी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में भेजा। बट हम्म। हमारे साथ जो दूसरा कॉलेज सफर कर रहा था उस वक्त, बाकी दिलावर खान कॉलेज, जो मैंने पहले ही आपको बोला श्रीनगर का, तो वो भी हुआ। तो उनका भी सेम ही, वो उठाते नहीं है इशू, बट सेम इशू उनका भी है सर। ओके, तो मान लो अगर ये 2 कॉलेज का लेंगे फिर ये तकरीबन 2-3 करोड़ रुपए का है। ये मतलब ये बच्चों का फीस है सारा। हम ये नहीं कर राइट राइट। सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेटिव बेसिस पे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन जो है, मतलब इनके साथ तो चीटिंग हुई है। चीटिंग कहाँ पे हुई है जो मुझे समझ में आया अभी तक, नोटिफिकेशन जब निकला, नोटिफिकेशन में सभी कॉलेज का लिस्ट दिया था, लिस्ट में सभी कॉलेज का 60,000 फी दिया था। तो इस बेसिस पे मान लो अगर मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं पहले ये देख लूंगा कि उनमें से सबसे अच्छा कॉलेज कौन है। इन्होंने देख लिया सबसे राइट सर। प्रेफरेंशियल कॉलेज ये वाला था, तो इन्होंने वही रखा क्योंकि सब में फी सेम था। कल को इन्होंने एक का चेंज कर दिया या 2 का चेंज कर दिया, लेकिन हायर एजुकेशन के अंडर जो है वो नहीं कर दिए। यहाँ से बच्चों को पता नहीं था कि हायर एजुकेशन के अंडर है।
तो इस सर तरह से ये सर प्लीड करना है कि ये बच्चों को पता नहीं था कि ये हायर एजुकेशन के अंडर है, उनके पास तो 6 यस कॉलेज सर, की राइट लिस्ट थी। राइट सर। एक और हमारे पास मतलब जो भी है ना वो ऑफिशियल है। आपको हाँ, मैं अभी जम्मू यूनिवर्सिटी, वो तो आपके पास है, पहले जो फर्स्ट एडमिशन जब आया कॉलेज का वो मैं आपकी 2019 में आया। बातों से ये उसकी तो समझ गया क्या सर हुआ है, इसलिए सर मैं मैं ये आपको कुछ सिंपल अल्फाज में स्ट्रॉन्ग, क्लियर कर रहा हूँ। यस सर, मैं आपको कुछ स्ट्रॉन्ग और पॉइंट्स बताऊंगा ना। 2019 की नोटिफिकेशन मैंने आपको सेंड की थी, जम्मू यूनिवर्सिटी की थी, जहां पर दोनों कॉलेजेस थे और फीस स्ट्रक्चर सेम था दोनों कॉलेज के लिए। फिर हम्म 2021 जब हमने एडमिशन किया अंडर बोपी, मैं आपको सीट मैट्रिक्स सेंड करूंगा, वहां पर गवर्नमेंट कॉलेज के अंडर हमारा कॉलेज भी, जैसे बाकी कॉलेज है ना सर, वैसे ही हम्म। हमारा कॉलेज भी है उसी तरह। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गांधीनगर, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज उधमपुर, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज, मतलब बाकी जो भी कॉलेज हैं। तो हमने उस सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग एडमिशन किया। पर बाद में हमें पता चलता ये हायर एजुकेशन, तब तक कहीं पर नहीं लिखा था ये हायर एजुकेशन के अंडर है। सही, वही मैं बता रहा हूँ कि आपकी नोटिफिकेशन पे सिर्फ लिखे थे कॉलेज के नाम, आपको नहीं पता था कौन हायर एजुकेशन के अंडर है, कौन हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के अंडर है, तो आपने सबसे अच्छा कॉलेज चुन लिया। और आप शायद यस सर, दूसरा कॉलेज चुनते, लेकिन सबका फी सेम था। तो फिर बाद में इन्होंने क्या यस किया, सर, इन्होंने कुछ कॉलेज का जो हेल्थ एंड बोला कि ये वाले हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के अंडर है, तो इनका हम फी मान लो माफ करते हैं, लेकिन उनका नहीं करते, हम ऐसे बोलेंगे। तो ये चीज हो गई, लेकिन आपको ये पता ही नहीं था पहले, कहीं पे क्लियरिटी नहीं थी। तो लेकिन यस फाइनली सर, आपका नुकसान हो गया, और उन्होंने आपको ये रीजन बताया कि वो तो उनके सैलरी में चला गया, जो हायर एजुकेशन के अंडर जो कॉलेज दो थे, उनका फी हमने उनके टीचर्स को दे दिया। तो ये बिल्कुल गलत है। तो हम क्या कर सकते हैं, आरटीए फाउंडेशन बिकॉज एक प्रेशर ग्रुप बन सकते हैं इस चीज में, एंड वी विल ट्राई कि फरहद साहब जो है इस पे वीडियो बनाएंगे। और अगर इंशाल्लाह वो वीडियो जल्दी जल्दी बनती है, तो हम 15 तारीख के बाद वी विल ट्राई कि हम जम्मू जाएंगे। आप अगर स्टूडेंट साथ में होंगे, वी विल ट्राई टू मीट द गवर्नर, उनसे अपॉइंटमेंट लेंगे और उनको ये बता देंगे, वहां पे भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, क्योंकि सर करना ये सर उनको ही है, अब बिकॉज दे हैव टू पे फॉर इट। उनको 3 करोड़ रुपए से ज्यादा इसमें बजट आएगा। यस सर, यस सर। सर ये जो है ना, मतलब आप बोल रहे हैं गवर्नर डेलीगेशन एक्स्ट्रा, वो हम अपनी लेवल पे नहीं करते। आपको पता है स्टूडेंट को नहीं मिलता अपॉइंटमेंट इजीली हर जगह। एग्जैक्टली मैं तो अगर आप आप उसमें आप सपोर्ट एडवाइजर करेंगे, से मिले हैं, मैंने आपकी बात, आप एडवाइजर से मिले हैं, आप पीए चीफ सेक्रेटरी के पीए के पीए टू साथ एडवाइस। मिले हैं। हाँ जी, लेकिन हम फिर एक डेलीगेशन की सूरत में आपके साथ मिलके वी विल ट्राई कि हम एलजी को मिलें। अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, यस ऐसी सर, बात नहीं है, हम मिलेंगे, ये लेकिन सर उससे पहले 19 एक नवंबर वीडियो तक बनेगा हमारे उसमें। एग्जाम है सर। 19 दिसंबर तक हमारे एग्जाम है। 19 या 20 को आप फिर आ सकते हैं हमसे मिलने। हाँ, हम एग्जाम उस के वक्त बाद रेडी ही, हैं फिर। एग्जाम के बाद ही मैं ओके। अपॉइंटमेंट हाँ लेके वो रखता ठीक हूँ। है। यस सर, 20 के बाद हम फ्री हैं सर, कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। फरहद साहब। जी जी इरफान साहब, जैसे इनको भी टाइम मिलेगा तो चूंकि इनको कांटेक्ट करना पड़ेगा हमसे, और एक शॉर्ट क्लिप भी भेजनी पड़ेगी साथ में, जो जिस कॉलेज को ये रिफंड हुआ है उसका नाम, और अगर इनके पास है कुछ उस रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स वो भी, और साथ में पूरी डिटेल, मतलब जैसे इनके पास अगर उनको मिला है तो सीधी बात है इनके साथ भी हुआ है, जब उनके साथ हुआ सर है, जब वहाँ पे एक्सेप्ट किया गया, तो यहाँ पे क्या इशू है। तो इस तरह से सर बहुत एक और सारों को, बात जैसे इन्होंने सर, बोला कि बहुत सारों के एक साथ ऐसा ही हुआ है, तो सबको इंसाफ मिलेगा। आप सर फरहद एक साहब और इनको बात मैं, नंबर दें, अपना व्हाट्सअप नंबर, ताकि आपको फोन कर देंगे। जी जी आप व्हाट्सएप नंबर लिखिए, 9797 9797 99 99 89 89 53। 53। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम यार। सर हमें ओके। क्लिप कैसे बनानी पड़ेगी? हम क्लिप तो मतलब कल मंडे को भी बना वो सकते हैं सर। वो मैं आपको बताऊंगा, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। हाँ, करार साहब, यहाँ पे करार साहब, आप बोलना चाहेंगे कुछ? Assalamualaikum to everyone. Am I audible? वालेकुम सलाम। हमारा टाइम ऑलरेडी चला गया, हमें 10:30 तक था ये, लेकिन आज आधा घंटा ज्यादा हो गया, क्योंकि दो ज्यादा हो तीन गया। क्वायरीज थी इसमें, इसलिए लेट हो गया। अब प्लीज No, बताएं। it's okay. I'm quite satisfied what has been discussed here today about EVS certificate and the issues brought by some young youth we have here today, Adnan साहब और जो इश्तियाक साहब थे। यही तो प्रॉब्लम है यहाँ की यूथ के साथ, जो नाइंसाफी हो रही है, और इस चीज़ को एग्रेसिवली उठाना है गवर्नमेंट के साथ, और इन चीज़ों में इनको इंसाफ भी दिलाना है बहुत ज़रूरी।
तो मैंने असल में समथिंग वी हैव डिस्कस लास्ट टाइम, जो हमने बताया था कि हमने कुछ चीज़ें करनी है आरटीआई फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। हम्म। एज आई हैड सजेस्टेड प्रीवियसली कि हमने एक फ़ोन नंबर को एक्टिवेट करना है, तो एक ऑफिस असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है। वहाँ पे हमने इसको करना है, फिर थोड़ी सी स्टेशनरी की ज़रूरत है। तो वो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, वो चीज़ें हमने करनी थी टॉप प्रायोरिटी पे। हम्म। रही बात जो हमारे ये बेचारे जो लोग हैं जो इस वक़्त जूझ रहे हैं, और स्टेट के क्या यूटी के क्या हालात हैं वो भी हम जानते हैं। बट अभी जो मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जो गवर्नमेंट है इट्स लाइक इन स्लम्बा, और हमें इनको जगाना है। और ये हमारी ड्यूटी है, हम बीइंग कॉन्शियस सिटीजंस और बीइंग रिस्पांसिबल सिटीजंस, इट्स आवर जॉब, आवर ड्यूटी टू रेज़ आवर वॉइस। हमने हमने इनके पास जाना है और इनको बताना है कि गलत चीज़ें हो रही है, ये क्यों हो रही है। डिस्पाइट आप दावा कर रहे हैं कि यहाँ पे सब ठीक है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी है, करप्शन नहीं है, तो चीज़ें बदल रही है। तो जब तक हम ये गवर्नमेंट की नोट्स में नहीं लाएँगे, जब तक एग्रेसिवली इसमें हम काम नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें बाहर नहीं आएँगी। वरना हम ये सब सोचते रहेंगे कि सिस्टम चल रहा है तो हमारा भी काम चल रहा है, तो लोग बेचारे अंदर से जूझ रहे हैं और उनकी जो सारी उम्मीदें हैं वो खत्म हो रही हैं। लास्ट टाइम मैंने ये भी बोला था कि देयर इज़ कंप्लीट रिलक्टेंट अप्रोच फ्रॉम द गवर्नमेंट टुवर्ड्स आरटीआई एप्लीकेशंस। और ये क्यों है, इसमें जो है हमारा कमीशन खत्म हो गया या क्या हो गया? लेकिन अभी जो मसला है, मैंने भी आरटीआई एप्लीकेशन फाइल किया है, इरफान साहब आपको खुद पता है कि मतलब आज लगभग 2 ढाई महीने 3 महीने हो गए। तो वहाँ से हमारे दिल्ली से वहाँ से हमारा केस नहीं उठ रहा है। तो रीज़न्स ये कभी दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन कमिश्नर रिटायर है, कोई छुट्टी पे है, या कि मतलब आप देखिए कि इस एक्ट को कहीं न कहीं से कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इसको स्ट्रॉन्ग बनाएँ। तो अपार्ट फ्रॉम दिस बिकॉज़ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। बट मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रीवियसली जो हमने चीज़ें डिस्कस की थी, स्मॉल नोट ऑन दिस कि आपने क्या किया इसके रिगार्डिंग, जो मैंने फ़ोन नंबर को हम एक्टिवेट। एक्चुअली 9:30 बजे वो हमने सोचा था, क्योंकि हम पब्लिक में जाते हैं फिर, इसलिए हमने सोचा था कि हम 9:30 से 9:30 तक वो डिस्कस करेंगे। हम अभी 9 बजे से 11 बजे तक यहाँ पे है। 9 बजे हमने मकबूल साहब भी थे और ये ओके। भी थे, सजाद साहब भी थे। तो वो जी, चीजें जी। हमने डिस्कस की, मैं आपको उस रिलेटेड अब अपडेट कर दूंगा। आई विल अपडेट यू। ठीक, ठीक, ठीक। मैं वो अपडेट कर दूंगा, क्योंकि ये अभी लाइव चल रही है मीटिंग, तो यहाँ से टाइम भी चला गया। हम वो डिस्कस कर लेंगे, विल डिस्कस दैट। हाँ, क्योंकि एक प्रॉपर फॉर्मेट रहेगा मीटिंग का, मतलब 9 बजे से 9:30 तक हम अपने डिस्कशंस करेंगे, 9:30 से 10:30 तक पब्लिक में जाएंगे, और एक पब्लिक मीटिंग होगी जैसे आज हो गई है। जी, जी, जी। हाँ जी ठीक है, सर। और अभी आई विल आप अपडेट। हैं कि आप वापस आए श्रीनगर? मैं अभी यहाँ पे ही हूँ। ठीक है, ठीक। अच्छा, जी हमारे साथ कुछ नए नए एक्टिविस्ट जुड़े हैं, फरहत साहब हैं, और शायद 2-3 और लोग भी जुड़े हुए थे। अच्छी बात है, जितने लोग जुड़ जाएँ तो इसको उतना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। हम्म। मास की ज़रूरत है, और राइट। मैं चाहता हूँ आरटीआई फाउंडेशन एक नाम बन जाए और हम काम करें लोगों के लिए, बड़ी दयानतदारी के साथ लोग हमें अप्रोच करें, और इंशाल्लाह हम आने वाले वक़्त में इंशाल्लाह एक स्टेपिंग स्टोन बन जाएँगे। वी विल लीव सम बेंचमार्क्स बिहाइंड, ताकि बाकी जो लोग हैं जो करना चाहते हैं उनमें भी एक स्पार्क उठ जाए ये काम करने की। तो मैंने बोला कि हमें रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना है, जो हमने ये कोशिश करनी है कि जिस पे भी काम करें उसमें रिजल्ट लाएं, उसमें कोशिश करें कि उसमें रिजल्ट आ जाए, ताकि वो फिर हमारे लिए सक्सेस स्टोरी बन जाए। सही। तो ये बहुत जरूरी है। करार जी। साहब, मैं आपको यहाँ पे एक चीज करेक्ट करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि आरटीआई फाउंडेशन ने काम नहीं किया। अगर आप देखोगे मतलब हाँ, 370 से पहले जो अभी भी पेंडेंसी है वो 1600 है। वो आरटीआई फाउंडेशन के अलावा किसी और चीज ने नहीं किया है कि 1600 केसेस जो पेंडेंसी है आरटीआई जो यूज हुए हैं, उसके बाद हालात ही कुछ ऐसे रहे, और मतलब यहाँ के कोविड भी था साथ में। ऐसा कुछ नहीं है कि आरटीआई फाउंडेशन मतलब वो सब चीजें नहीं किए हैं। बहुत सारी चीजें हैं, मतलब एक इंस्पायरेशन है हर एक चीज हर एक के लिए। लेकिन बदकिस्मती की वजह से हालात ने उसके बाद कुछ साथ नहीं दिया। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, जो ये आरटीआई के रिलेटेड हमें जो इस वक्त फोकस करना चाहिए वो सिर्फ
आरटीआई फाइल करने पे करना चाहिए, ताकि हम, और आरटीआई फाइल करने का मतलब ये नहीं है कि आप आरटीआई फाइल करो और उसको फॉलो अप ना करो। राइट। जितने ज्यादा कमीशन में आपको आपके केस चले जाते हैं, उतना ज्यादा स्ट्रांग हमारा पावर बन जाएगा, हम उतनी ज्यादा अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं। जो मुझे इस वक्त लीनियंसी लगती है वो यही है कि हमारे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में अभी ज्यादा केस नहीं जा रहे हैं, जिससे मतलब हम ज्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो हमें फोकस करना पड़ेगा, आरटीआई को फॉलो करो, आपको इन्फॉर्मेशन फॉलो। मिलती है नहीं मिलती राइट। है, उस पे उस सब चीज पे ध्यान मत दे दो, सिर्फ इस चीज पे ध्यान दे दो कि ज्यादा से ज्यादा हमारे केसेस जो है वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन तक जाने राइट। चाहिए, वहां तक बहुत बड़ी पहुंचने बात है। चाहिए। जी जी, मकबूल साहब, आपने बहुत बड़ी बात कही। ये जरूरी है कि जितना हम फॉलो करेंगे, जितना आगे ये पहुंचेगा, उतना ही हमें ही फायदा है, उसमें हमारा ही बेनिफिट है। लेकिन जब हम रास्ते में ही छोड़ते हैं, सपोज ये आरटीआई करते हैं एप्लीकेशन, उसके बाद आगे बढ़ते ही नहीं है, या हम सोचते हैं हमें रिप्लाई ही नहीं मिला, उसके बाद फर्स्ट अपील करते ही नहीं है, तो सेकंड अपील की तो बात ही नहीं। सेकंड अपील ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये बोलना चाहूंगा। शेख साहब, आई नेवर सेड कि जे.एंड.के आरटीआई फाउंडेशन ने काम नहीं किया है पास्ट में। आई नेवर सेड दैट। मैं ये कह रहा हूँ कि पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन 2009 अगस्त 19 अगस्त 5, उसके बाद क्या कंडीशन है, दैट इज सर मैं आपको इम्पोर्टेंट फॉर अस। कंडीशन दिखाता हूँ मैं सर पहले, फिर थोड़ा सा। ये कंडीशन है, कहाँ गया ये मेल? मेल जो मैंने शायद आपने देखा होगा, आपने देखा आज जो मैंने मेल शेयर किया था, मेल में था कि हमने आरटीए को इम्प्लीमेंट कर दिया है यहाँ पे, जो हमें सेक्रेटरीट लिख रहा है, और ये भी लिख रहा है कि हम अंडर एक्टिव एग्जामिनेशन है आरटीए एप्लीकेशन का ऑनलाइन सिस्टम। तो आज यही बात हो रही थी, ये क्वेश्चंस हो गए यहाँ पे रेस, तो हम कैसे अब काम कर सकते हैं? वी कैन मतलब मीट एलजी मिले भी है 2 बार, उनको बताया भी, इसके बाद भी अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही है, इट मीन्स कि जुडिशरी की तरफ फिर रुजू करना पड़ेगा। ये पहले आरटीए ऑनलाइन की बात करेंगे, बिल्कुल सही। हाँ, दिस इज फिर द ग्रेट जुडिशरी पॉइंट। की तरफ रिज्यू करना है, क्योंकि हमने भी एलजीओ को बताया, मैंने पर्सनली बता दिया, राजा मुजफ्फर भी मिले, रोज रोज आर्टिकल आते हैं, रोज रोज स्टेटमेंट आते हैं, कल हम फिर से स्टेटमेंट डालेंगे कि हमने डिस्कस किया। बट एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट ने जो आज मेरे आरटीए में जवाब दिया है, जिसका हम वेट कर रहे थे, मैंने बोला था 1 हफ्ता और वेट करेंगे, वो हफ्ता वेट हमने किया, और 6 तारीख को हमें रिप्लाई आया है कि the proposal for enabling online filing of RT application is under active examination in the department। ये नकार भी नहीं कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि इट इज अंडर एक्टिव एग्जामिनेशन, लेकिन डिले कर रहे हैं। तो डिले का मतलब है जुडिशरी में इनको एक टाइमलाइन सेट करवानी है, वो एक इम्पोर्टेंट चीज बनती है यहाँ पे। इसके लिए अब जुडिशरी की तरफ रिज्यू करना है। तो लेकिन ये भी हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होंगे। आज डॉक्यूमेंट्स है, जैसा कि हमने लास्ट वीक में बताया था कि वी विल डू इट इन द कमिंग डेज, हमें 1 हफ्ते में मिल जाएगा डेटा, और वो हमें मिला है। एक एप्लीकेशन का आंसर नहीं मिला है, एक एप्लीकेशन का मिला है। ये सारी चीजें एक जुडिशरी में काम आ सकती है, एक लॉयर को हम के साथ बात कर सकते हैं, एंड वी कैन प्रपोज इट देयर, हम इसको प्लीड कर सकते हैं। यस, पीआईएल एक अच्छी बात है, ये मतलब होनी हाँ, चाहिए इस चीज डेफिनेटली। पे मतलब डॉक्यूमेंट्स पे पीआईएल हो सकती है, लेकिन अब है हमारे पास, पहले नहीं था, तो आज है। आज हम बोल इरफान सकते हैं साहब, कि मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहता हूँ कि हमारे आरटीआई एक्ट में एक क्लॉज है, सेक्शन है, सेक्शन 7, जिसका मैंने पिछली बार भी बताया था, कि जहाँ पे विद इन 48 आवर्स आई थिंक, और विद इन 24 आवर्स आई थिंक, 48 आवर्स, यस, 48 घंटों में बंदे को इन्फॉर्मेशन देनी है। बट आप देखिए कि क्या इन हालात में कि एक बंदा जिसको जेन्युइनली इंफॉर्मेशन चाहिए 48 घंटे में, जेन्युइनली, देखिए ये इश्यू जो है, ये हमने गवर्नमेंट के साथ भी डिस्कस करना है, या इसको आप कह रहे हैं कि जुडिशरी के साथ भी हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि अगर एक बंदा अंडर आरटीआई एक्ट, जिसमें सेक्शन 7 के तहत इंफॉर्मेशन हैज टू बी डिलीवर्ड विद इन 48 आवर्स, वेयर देयर इज अ क्लॉज ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, तो यहाँ पे लग रहा है आपको कि कहीं कहीं ना कहीं ये जो है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे इस एक्ट के लिए, इसको स्ट्रांग बनाने के लिए, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है अगर ये चीज नहीं हो रही, को इसकी चीज की वजह से ये कमजोर हो रहा है।
बिल्कुल देखिए है सर, ये जो फरहत नॉर्मल साहब ने भी बात की थी इस बारे में कि 48 आवर्स का टाइमलाइन दिया है। एक्ट में ये भी लिखा है कि अगर आपको लिखना नहीं आता है, आप कमजोर है, तो आपको असिस्टेंस मिलनी चाहिए, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है क्योंकि डिनायल हो रहा है, आरटी एप्लीकेशन रिफ्यूज कर रहे हैं लेने से। मतलब मैंने लास्ट टाइम भी कोट किया था कि पोस्ट ऑफिस में एप्लीकेशन भेज दी, वहां से तो वहां पे पीआईओ ने बताया कि मैं पीआईओ हूं ही नहीं, इस दफ्तर में पीआईओ का कोई डेजिग्नेशन ही नहीं है। तो पोस्ट ऑफिस वालों ने वापस लाया वो। तो ये सारी चीजें इसलिए हो रही है, फरहत साहब ने ये सही फरमाया था पहले ही कि अवेयरनेस नहीं है। तो पीआईओ को अवेयर करने की जरूरत है। अब जब अवेयरनेस की बात है, ये भी मतलब ये यहाँ पे है, चीफ सेक्रेटरी के साथ मिलके आए फरहत साहब, चीफ सेक्रेटरी ने एश्योर किया कि ये हो जाएगा, सबको बोला, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। तो हो रहा है। अल्टीमेटली क्या ऑनलाइन है? के लिए भी हमने डिमांड की है, ऑनलाइन हो जाएगा अब JNK हाँ, के लिए। जवाब भी दे रहे हैं कि अंडर एक्टिव एग्जामिनेशन है। तो प्रॉब्लम ये है कि डिले हो रहा है। तो इसमें मुझे लगता है अब सोल्यूशन एक ही रह गया हमारे पास कि पीआईएल करना है, जुडिशरी रह गया, जुडिशरी में लेना है ये। और दूसरा सोल्यूशन ये है कि जैसे मैंने बताया भी था, जो JNK से बाहर के जो सीनियर एक्टिविस्ट है, अभी हमारे निखिल डे जो है, आप लोगों ने न्यूज पढ़ी होगी, उसको यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने आज कल कल बताया था कि ये सबसे बढ़िया एक्टिविस्ट है। अगर इंडिया के कोई ऐसे एक्टिविस्ट है, उसको हम बात कराते हैं JNK पे, सो दैट वुड बी एन इम्पोर्टेंट थिंग। हमारी बात अगर नहीं, अगर वो लोग बात करते हैं कि JNK में आरटी एक्ट में अभी इशू है, पहले जो था वो स्ट्रांग था, अगर वो ये बातें बोलते हैं तो हमारे लिए तो ठीक है। वो भी बोल रहे हैं कि आप हमसे मिलो। अब बात यह है कि हमें अपना टाइम भी निकालना है, वी हैव टू मीट देम। दिल्ली में हमारे साथ हमारे जो सीनियर लाइक अंजलि भारद्वाज, शैलेश गांधी, ये सभी लोग एक हमारे प्रीवियस इवेंट में आए थे। इन्होंने बताया भी था कि आप आए, यहाँ पे हम मिलेंगे आराम से, कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे बात भी करेंगे। तो उन्होंने ऑफर किया कि आप यहाँ पे आ जाओ, दिल्ली में हमें मिलो। तो मतलब इसमें पहल करनी है, इफ यू हैव टू थिंक लाइक दैट, वहां पे फिर जाना पड़ेगा हमें भी एक डेलीगेशन की सूरत में, उनके साथ बात करनी पड़ेगी और उनको बुलवाना है, वहां पे हाईलाइट करवाने हैं इशू। आज हमारा ये स्टेट अखबारों में आता है, अगर ये सेंट्रल न्यूज़पेपर में आता है तो शायद बेटर रहेगा। अगर हिंदू में आता है, एक्सप्रेस में आता है, तो शायद बात जो हम बता रहे हैं, बताते मतलब बात करते हैं कि हमारी आवाज में पहुंच होनी चाहिए, वो उसी चीज से डेवलप हो सकता है। तो इसके लिए हमें भी थोड़ी सी पहल करनी पड़ेगी। एक तो जुडिशरी है, दूसरा जो सीनियर टॉप एक्टिविस्ट है उनके साथ मिलके उनसे बात करवानी है। अगर हमारे वजाहत हबीबुल्ला बोलते हैं, वजाहत हबीबुल्ला, हम उन्होंने मेल किया है कि आप जो इनिशिएटिव ले रहे हो आरटीए पैन का, एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, आई कैन शो द मेल। और उसमें ये भी साथ में लिखते हैं कि अगर कहीं पे भी जरूरत है मुझे बताओ, अगर आप वहां पे इवेंट करोगे मैं आऊंगा। तो पॉइंट इज कि ये अब हमारे पे आता है कि वी हैव टू मीट देम, उनको बुलाना है, उनके साथ बात करनी है, तो फिर ये हो सकता है। तो जी इसके मेरा लिए एक मुझे लगता है वी हैव टू मेक ए नेटवर्क की, एक डिसीजन लेना है कि अब कब हम जाएंगे, दिल्ली जाएंगे या एलजी के साथ भी फिर से मीटिंग करेंगे, इस बारे में कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास अब डॉक्यूमेंट्स भी है, जो मैं बता रहा था कि डॉक्यूमेंट्स के बगैर हम नहीं जा सकते हैं, ऐसे ही वर्बली हम कुछ भी बोल सकते हैं, वो भी सुनाई करते हैं, हो गया। लेकिन जब हम विथ प्रूफ जाएंगे, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, स्टेटस नहीं मिल रहा है आरटीए का सेक्रेटरेट लेवल पे, तो वो एक हमारे पास एक बड़ा चीज है दिखाने के लिए कि देखो आपके सेक्रेटरेट में क्या हो रहा है। लोअर ऑफिशियल्स की तो बात ही नहीं है। 10-15 केस हम हाईलाइट कर सकते हैं। आपने जो हमें बताया था लास्ट मीटिंग में, सजेस्ट किया था हम कलेक्ट करेंगे, हमने वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, वो हमारे पास है अभी। एंड वी कैन नाउ मेक ए स्टेटमेंट, वी कैन मेक मीटिंग विद द गवर्नर, और जुडिशरी की तरफ भी रुजू कर सकते हैं। जो मतलब इस वीक में हमें करना चाहिए, एक अच्छे से लॉयर को देखना है और उनके साथ बात करके इसको एज ए पीआईएल फाइल करना है वहां पे। फरहत साहब बताएं, करार साहब। जी जी, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। और इससे क्या बढ़ेगा, जितना जैसे हमने पहले भी बोला, जितना हम यहाँ पे भी अपना नेटवर्क जितना स्ट्रांग होगा, ये आगे आगे पहुंचेगा। तो ये सिर्फ मुझे नहीं लगता है कि ये सिर्फ JK में है, बल्कि हम पूरे इंडिया में अपना जो ये नेटवर्क है, पूरे मतलब ये आगे जितना पहुंचेगा पूरी इंडिया में, तो उतना ही फायदा है और उतनी ही ट्रांसपेरेंसी रहेगी हर जगह पे। और इतना ही जितना हम, जैसे ये अभी बोल रहे थे हमारे और एक साथी,
कि ये आरटीआई फाउंडेशन, जम्मू एंड कश्मीर आरटीआई फाउंडेशन ने इससे पहले भी किया है। ये बात सच है, लेकिन चूंकि लोगों को या जो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक है उनको अवेयरनेस नहीं है, उनको अभी तक पता नहीं है। इट इज वाई मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर किसी को, एक्टिविस्ट्स को, जैसे मैं हूँ, हमें ये आगे फॉरवर्ड खुद भी करना चाहिए ताकि लोगों तक पहुंचे, और जितने भी व्यूअर्स है वो भी इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचे। जैसे बहुत सारे इसमें मैंने देखा कि फीडबैक बहुत दे रहे थे कि हमें अच्छी इंफॉर्मेशन मिली और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनको गाइडेंस मिले, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि वो बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ बस आरटीआई क्या है, फर्स्ट अपील की है, उस ये आरटीआई क्या है, उसके बाद एप्लीकेशन, आरटीआई एप्लीकेशन के बाद कुछ नहीं करना है। नहीं, उसको ये फॉलो अप करना है, और जितना फॉलो अप करेंगे उतना ही आपका जो पक्ष होगा, वो स्ट्रांग रहेगा। तो हमें इसको मिलजुल के करना है, और जहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी हम सबको अवेलेबल रहना चाहिए। एक टाइम फिक्स करना चाहिए ताकि हम खुद को भी ये एक एक्सपीरियंस जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करें और ये नेटवर्क को आगे बढ़ाए। बिल्कुल सर, और इसके लिए टाइम रहेगा संडे के दिन 9:30 से 10:30 तक, बस। तो इससे ज्यादा फिर 9:30 से 10:30। हाँ, बोर भी जी जी, होते हैं ये लोग, अच्छी और अच्छी ऐसे हमारा भी टाइम ज्यादा यहाँ जाता पे। है। हाँ बिल्कुल। जी करार जी जी। साहब, आप अब क्लोजिंग स्टेटमेंट्स दे दें और हम हाँ, इसको मैं क्लोज सिर्फ कर दें। एक एक एडिशन में करूंगा यहाँ पे, तो मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ इरफान साहब कि मेरी एक सजेशन है, अभी अभी मैं सोच रहा हूँ इस पे कि क्विकली हम दो चीजें करें। एक, हम कोशिश करें जो हमारे न्यू चीफ सेक्रेटरी है अतुल डुल्लू साहब, क्योंकि उनको जी यहाँ जी के बारे में पूरा पता है, जे में रह चुके हैं, काम भी बहुत सारा किया है, तो काफी डिपार्टमेंट्स में काम किया है, तो उनको हर एक चीज के बारे में इल्मियत है। तो एक चीज तो ये है कि हम उनके साथ बात करें, अपॉइंटमेंट ले लें चीफ सेक्रेटरी के साथ, और मुझे लगता है वो यस। इजीली पॉसिबल है। उसके बाद हमने देखना है कि वहां से हमें क्या रेस्पॉन्स आता है, और अकॉर्डिंगली हम एलजी साहब से भी अपॉइंटमेंट लेंगे, जहां पे हम सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम कम से कम हम 10-15 बंदे जाए वहां पे, या 20 बंदे भी जाए, तो एक अच्छी मीटिंग करें उनके साथ, और उनके सारी चीजें उनको अप्राइज करें कि क्या कंडीशंस है, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या हमें करना है। तो ये मेरी सजेशन है एंड पे, तो इस पे अगर आप फोकस करेंगे, ये मेरी गुजारिश है। ऋषि साहब ने बहुत अच्छी बड़ी सजेशन दी है, आई एग्री विथ हिम। बिल्कुल सर, इंशाल्लाह आई कर एग्री देंगे। विथ हिम। इससे अपॉइंटमेंट लेंगे और मिलेंगे, कोई नहीं, इंशाल्लाह कर आप लीजिए अपॉइंटमेंट चीफ सेक्रेटरी साहब से, और इसका डेट फिक्स कर दीजिए, फिर सबको कन्वे कीजिए, और उसी दिन हम मिलेंगे उनके साथ, और हम ये सारे इश्यूज लेके जाएंगे और दिखाएंगे उनको कि क्या हो रहा है ग्राउंड लेवल पे। हाँ, तो इंशाल्लाह उसके नेक्स्ट बाद नेक्स्ट संडे से पहले मैं आपको अपडेट दूंगा, मतलब नेक्स्ट संडे के दिन अपडेट दूंगा अपॉइंटमेंट में क्या 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 हुआ, वो मैं इस वीक में उनके साथ डिस्कस कर दूंगा, नेक्स्ट नेक्स्ट ठीक वीक से पहले इंशाल्लाह। ठीक है जनाब, ठीक है जनाब। ओके थैंक यू सर। जनाब, सो वी कैन लीव नाउ आई थिंक। ठीक है सर। बस अच्छा। लास्ट में मैं भी एक मैसेज देना चाहूंगा इरफान साहब, मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जम्मू एंड कश्मीर आरटीआई फाउंडेशन के साथ जुड़े रहिए और इसका भरपूर फायदा उठाइए। और जहाँ पे भी आपको गाइडेंस की जरूरत है, हमारे यहाँ पे इरफान साहब है, सजाद साहब है, ऋषि साहब है, मैं हूँ, तो सभी हम अवेलेबल रहेंगे। और जहाँ पे भी आपको गाइडेंस की हेल्प की जरूरत होगी हम अवेलेबल रहेंगे। लेकिन इसमें एक अहम इम्पॉर्टेंट है कि आपका पार्टिसिपेंट होना बहुत जरूरी है, आपका एक्टिव होना बहुत जरूरी है, आपको फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। और जितना ही आप एक्टिव रहेंगे तो तभी आप कामयाब होंगे। तो हम यही गुजारिश करेंगे कि इस मैसेज को आगे ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड भी कीजिए। हाँ फरहत साहब, ये मकबूल साहब पहले बता रहे थे कि ये आज विंटर्स है कश्मीर में, तो शायद ये टाइमिंग ठीक नहीं है 9:30 से 10:30 तक, तो इस पे हाँ थोड़ा सा। सही हाँ सही से इसमें थोड़ा सा टाइमिंग चेंज होनी चाहिए। असल में अगर हम इस चीज को शाम को लेते हैं, मुझे लगता है शाम आज बहुत अच्छी होती है, हसीन होती है, ठंड होती है, कांगड़ी होती है, सब कुछ होती है। अगर बिजली नहीं होती है तो शमा शमा से ही काम चला सकते हैं। और आउटसाइड तब नहीं होते हैं। तो कौन सी टाइमिंग रखें इवनिंग में फिर संडे के दिन? इवनिंग में मतलब 7 ठीक है, 7 या 8। 8। सर। 7 या 8 ठीक है। नहीं नहीं, 7 भी ठीक है, 7 भी ठीक है। सर ठीक है, नमाज की टाइमिंग क्या है J&K में अभी? भी तो है सब। हाँ, उसके बाद ईशा 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 का ही टाइम होता है वो।
वही 7:30 से ठीक रहेगा, 7:30 तक खत्म होती है निवास। 7:30। ओके, तो 7:30 से फिर कितने बजे तक? 9 तक भी चलेगा, शाम को कोई इशू नहीं है, 1.5 घंटा भी रहेगा, शाम को ठीक रहेगा। और हाँ, मुझे लगता है उसमें उसमें आधा घंटा अपना और 1 घंटा पब्लिक के हाँ साथ। पब्लिक तो के लिए बिल्कुल, उसमें पार्टिसिपेशन भी मुझे लगता है अच्छी होगी। ठीक है, वो ज्यादा ठीक रहेगा फिर। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट संडे से वही टाइमिंग करते हैं इसकी। ओके ओके डियर, ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। थैंक थैंक यू यू, अल्लाह बहुत हाफिज, बाय बाय। बहुत शुक्रिया। मेरी लास्ट में रिक्वेस्ट रहेगी कि आरटीए एक बार फाइल करके देखिए, आप देख लोगे कि देखिए चेंज बिल्कुल, होगी, जरूर होती है इस चीज से साइन डेफिनेटली की चेंज आती फाइलिंग है बिल्कुल। आरटीआई। और आरटीए फाइल करने से ही आरटीए लॉ भी स्ट्रांग होगा और ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।